हाँ तो देखो यार, कल की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा स्विचिंग स्टार्ट किया था। बेसिकली हमने स्विच की वर्किंग डिस्कस करी थी। ये डिस्कस किया था कि स्विच में मैक एड्रेस टेबल जो कैम टेबल होती है वो मेंटेन कैसे होती है। हमने आर्प का फंडा समझा था, एक समझा था हमने नॉर्मल आर्प, और फिर एक हमने समझा था ग्रेशियस आर्प। ठीक है, हमने वारशाक पे उस पर थोड़ा सा पैकेट कैप्चर करके देख लिया था। तो अब तक हमने सिर्फ इतना एक इंट्रोडक्शन सेक्शन ही किया है स्विचिंग का। अब आज की क्लास में मैं पहले थोड़ा सा आपको पढ़ाता हूँ ईथरनेट हेडर होता क्या है, और ईथरनेट हेडर के बाद हम वापस अपने स्टार्ट करते हैं स्विचिंग पे। ईथरनेट हेडर। अब ये ईथरनेट हेडर होता क्या है, देखो आप लोगों ने सीसीएनए में ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा। ओएसआई मॉडल में जो सबसे पहली लेयर है वो है एप्लीकेशन, देन वी हैव प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। अब हमें पता है, देखो मैं अगर एज अ यूजर हूं, तो इसका मतलब है मैं किसी एप्लीकेशन से ही डेटा जनरेट करूंगा। देखो अगर मान लो मेरे फोन में फेसबुक मैसेंजर डाउनलोडेड है और मैं अपने किसी फेसबुक पे कोई फ्रेंड मेरा ऑनलाइन है उसको मैं मैसेज करना चाहता हूं, तो इट मींस आई एम यूजिंग सर्टेन एप्लीकेशन टू जनरेट माय डेटा, राइट। अगर मैं अपने फ्रेंड को हाई का मैसेज लिख रहा हूं फेसबुक पे, तो मैं किसी न किसी एप्लीकेशन ही यूज कर रहा हूं। तो एप्लीकेशन लेयर से डेटा जनरेट हुआ आपके यूजर का जब डेटा नीचे जनरेट होके प्रेजेंटेशन के पास आएगा, तो प्रेजेंटेशन लेयर ये डिसाइड करती है कि वो डेटा किस तरीके से यूजर को रिप्रेजेंट करना है। भाई टेक्स्ट को टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वॉइस को वॉइस के फॉर्म में, वीडियो को वीडियो की फॉर्म में। देन नीचे सेशन लेयर के पास ट्रैफिक आता है, सेशन से आता है ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट लेयर ये डिसाइड करती है कि ट्रैफिक टीसीपी प्रोटोकॉल से फॉरवर्ड हो गया या यूडीपी से। अब अगर टीसीपी प्रोटोकॉल से डेटा फॉरवर्ड होता है तो टीसीपी हेडर लग जाता है, और अगर यूडीपी प्रोटोकॉल से डेटा फॉरवर्ड होता है तो यूडीपी हेडर लग जाता है। देन आपका ट्रैफिक कहाँ आता है, नेटवर्क लेयर पे। डेटा ऊपर देखो, डेटा के ऊपर जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है तो उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ये यूजर का डेटा था जो कि यूजर ने जनरेट करा था, और आपके सिस्टम ने, आपकी मशीन ने टीसीपी हेडर ऊपर से लगा दिया। तो देखा जाए यूजर के लिए ये इंफॉर्मेशन तो एडिशनल है, उसको थोड़ी फर्क पड़ता है इस इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन किस लिए जुड़ी है, वो दूसरे डिवाइस के लिए इंफॉर्मेशन जुड़ी है ना। अब इसी तरीके से डेटा के ऊपर क्या लगेगा, टीसीपी हेडर या यूडीपी हेडर ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर नेटवर्क लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर लगा देती है डेटा के ऊपर आईपी हेडर। अब आईपी हेडर के अंदर क्या लगता है, आईपी हेडर के अंदर लगता है सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, राइट। उसके बाद जब आपका ट्रैफिक डेटा डेटा लिंक लेयर पे आता है, तो आईपी हेडर के ऊपर एक और हेडर लग जाता है। उस हेडर को हम क्या बोलते हैं, उस हेडर को हम बोलते हैं ईथरनेट हेडर। और ईथरनेट हेडर के अंदर क्या लगेगा, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। ठीक है, तो अब मैं आपको ये ईथरनेट हेडर पढ़ा रहा हूं कि ईथरनेट हेडर के अंदर कंटेंट क्या क्या है और किस फील्ड का क्या मतलब है। अब आप कहोगे सर आईपी हेडर, टीसीपी हेडर, यूडीपी हेडर ये कब पढ़ाओगे दोस्त, ये मैं तब पढ़ाऊंगा जब हम राउटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब राउटिंग पढ़ाऊंगा तो टीसीपी हेडर, आईपी हेडर, यूडीपी हेडर, सारे के सारे हेडर पढ़ाऊंगा। इवन आईसीएमपी पैकेट क्या होता है सब पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम डिस्कस करेंगे ईथरनेट हेडर, क्योंकि हमारा स्विचिंग में सिर्फ हमारा जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है डेटा लिंक लेयर। हमारा नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, इससे कोई हमारा लेना देना है ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार ईथरनेट हेडर दिखने में होता कैसे है। देखो जरा ईथरनेट हेडर को भी, एक सिंपल सी इमेज खोल लेता हूं इसकी ईथरनेट हेडर की। ये लो, देखो ये आपका ना ईथरनेट हेडर है। ठीक है, ईथरनेट हेडर का कंटेंट अभी मैं आपको वायरशार्क पे कैप्चर करके भी दिखा दूंगा, चीजें बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ईथरनेट हेडर के अंदर चीजें, इंफॉर्मेशन क्या क्या जुड़ती है। देखो सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक जुड़ता है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन ईथरनेट हेडर के अंदर और इंफॉर्मेशन भी एड ऑन होती है। मतलब डेटा लिंक लेयर पे अगर आपका लेयर 2 है, जैसे स्विच हमारा इज अ लेयर 2 डिवाइस, राइट, तो वो क्या चेक करता है, ईथरनेट हेडर। और ईथरनेट हेडर के अंदर वो क्या इंफॉर्मेशन चेक करता है, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। लेकिन सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक के साथ और भी बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, जो कि आपका डेटा लिंक लेयर पे जो भी डिवाइस ऑपरेट करता है वो उस इंफॉर्मेशन को चेक करते ही करता है। अब देखो सबसे पहला जो हमारा फील्ड है ना ईथरनेट हेडर में, वो फील्ड हमारा कौन सा है, वो है प्रियम्बल। अब प्रियम्बल ध्यान से समझना होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रियम्बल एक 8 बाइट का फील्ड है। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने गूगल पे ये इमेज सर्च करी है, तो टेक्निकली ये इमेज पूरी तरीके से सही नहीं है। होता क्या है, आपके ईथरनेट हेडर में
प्रियम्बल के साथ ना एक फील्ड और लगा होता है, यहाँ पे एक फील्ड और होता है छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं SFD, ठीक है। और 7 बाइट का आपका फील्ड होता है प्रियम्बल का, और 1 बाइट का फील्ड ये होता है SFD का। अब 8 बाइट का कितना मतलब हो गया, देखो 1 बाइट का मतलब है कि मेरे पास टोटल 8 बिट है, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि वो फील्ड 8 बाइट का है, तो इसका मतलब कितने बिट हो गए, 8 इंटू 8 64 बिट, मतलब 64 बिट का आपका ये पूरा फील्ड है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, लेकिन आप एक टेक्निकली जब आप एक सही ईथरनेट हेडर देखोगे, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, तो वहां पे 7 बाइट का तो फील्ड होता है आपका प्रीएम्बल का, ठीक। मतलब 7 इंटू 8 कितना हो गया, 56 बिट्स आपकी कवर कौन करता है, प्रीएम्बल। और 8 बिट, रेस्ट ऑफ 8 बिट्स कौन कवर करेगा, वो कवर करेगा आपका SFD। अब बताता हूं इन फील्ड्स का मतलब क्या है, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं कहता हूं कि अगर आप लोग मान लो ये एक काउंटर है, कैश काउंटर है मान लो, या मान लो कोई भी एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो, फिर बीच में थोड़ा सा गैप होगा, आपके पीछे कोई खड़ा होगा, फिर पीछे गैप होगा, फिर आपके पीछे कोई खड़ा होगा, फिर गैप होगा। मतलब वी ऑलवेज कीप स्पेसेस बिटवीन द टू ह्यूमंस। जब भी हम एक लाइन में खड़े हैं तो हम दो ह्यूमंस के बीच में स्पेस होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि दोनों के दोनों एक साथ बिल्कुल हक करके पीछे से खड़े हुए एक दूसरे को, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो मतलब क्या है कि हमेशा दो दो, ये आप इसे मान लो ये एक ह्यूमन हो गया, ये एक ह्यूमन हो गया, तो दोनों ह्यूमंस के बीच में क्या है, स्पेस है। इसी तरीके से आपका ट्रैफिक कैसे फ्लो करता है, आपका ट्रैफिक फ्लो करता है ऑन वायर्स, राइट। जब आपका वायर्स पे ट्रैफिक फ्लो करता है, मान लो मैं ये कह रहा हूं एक पीसी यहां हो गया, एक पीसी यहां हो गया, अब इन दोनों पीसीस के बीच में जब भी मेरे को डेटा फॉरवर्ड करना होगा, मान लो मैं एक जीबी की फाइल है, उस 1 जीबी का फोल्डर है, उस 1 जीबी के अंदर एक गाना है 3 MB का, एक गाना है 2 MB का, एक गाना है 6 MB का, एक गाना है 10 MB का। मतलब 1 जीबी का फोल्डर आपने आपस में एक्सचेंज तो कर रहे हो आप दोनों डिवाइसेस के बीच में, लेकिन उस फोल्डर के अंदर भी तो अलग अलग म्यूजिक की फाइल्स हैं, उनका हर किसी का साइज अलग है। तो देखा जाए टेक्निकली ये हर एक डेटा अलग हो गया, हाँ या ना। अब अगर मान लो ये पूरा का पूरा डेटा एक साथ चला जाए PC2 के पास, तो बात ये है PC2 ये भी तो समझ सकता है कि ये पूरा का पूरा एक कंबाइंड डेटा है, ये भी तो समझ सकता है ना PC2। तो होता क्या है, जब भी आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है ना, तो आपके ट्रैफिक के देखो, अब मान लो ये एक पैकेट है, इसी तरीके से एक और पैकेट है, एक और डेटा है, एक और डेटा है, अब इसी तरीके से डेटा जा रहा है। लेकिन अब इन डेटा के बीच में स्पेस करने के लिए आप क्या करोगे, स्पेस तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि PC2 को तभी तो पता चलेगा भाई ये डेटा अलग है, ये डेटा अलग है, ये डेटा अलग है, ये डेटा अलग है। लेकिन जब भी ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है ना वायर्स पे, तो कभी भी ऐसा मतलब कोई फिनोमिना नहीं है कि जो डेटा के बीच में थोड़ा सा स्पेस डाल सके। तो अब मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं, मान लो कि ना एक लाइन खड़ी हुई है, यहाँ पे हो गया ह्यूमन 1, यहाँ पे हो गया ह्यूमन 2, यहाँ पे हो गया ह्यूमन 3, डन। मैंने क्या किया, मैंने एक काम कर दिया, मैंने इस ह्यूमन को ना पीछे एक कैरी बैग लटका दिया, ये उसका बैग था। इसी तरीके से इस ह्यूमन के मैंने बैग पे एक कैरी बैग लटका दिया, उसका लैपटॉप वाला बैग समझ लो, इस पे भी लैपटॉप वाला बैग लटका दिया। अब एक बात समझना, इस लैपटॉप वाले बैग की वजह से अपने आप एक छोटा सा स्पेस क्रिएट हो गया, इस लैपटॉप वाली बैग की वजह से छोटा सा स्पेस एक अपने आप क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से होता क्या है, जब भी डेटा आपका वायर्स पे फ्लो होता है, तो उस डेटा को थोड़ा सा सेपरेट रखने के लिए कि भाई ये डेटा अलग है, ये डेटा अलग है, ये डेटा अलग है, ईथरनेट हेडर जब जुड़ता है ना, तो ईथरनेट हेडर में स्टार्टिंग के जो 8 बाइट है ना, स्टार्टिंग की 8 बाइट वो किस किस की है, वो है प्रीएम्बल की और किसकी है, SFD की। ठीक है, तो प्रीएम्बल टोटल कितनी बिट्स हो गई, 56 बिट। तो 56 बिट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है 1010101010101010 ऐसे करके टोटल 56 बिट्स होंगी, राइट। और जो SFD है, SFD को हम बोलते हैं स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर। अब होता क्या है, जो SFD में कितनी बिट होती है, टोटल 8 बिट, उसकी 8 बिट में क्या इंफॉर्मेशन होती है, 10101011। तो टेक्निकली टोटल 64 बिट्स जो है ना, उसमें से 62 बिट्स तो क्या होंगी आपकी 101010, और जो लास्ट की 2 बिट होंगी वो हो जाएंगी 11, ठीक। अब होता क्या है, जब भी ईथरनेट हेडर लगेगा ना, तो ध्यान से समझना, अब इस ईथरनेट हेडर में स्टार्टिंग की जो 64 बिट्स होंगी वो क्या होंगी 101010, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 11।
इसी तरीके से ये एक डेटा है, इस डेटा के ऊपर भी तो ईथरनेट हेडर लगेगा। जब इसके ऊपर ईथरनेट हेडर लगेगा तो 1010101010 करके ऐसे टोटल 62 बिट होंगी और लास्ट की बिट फिर 2 बिट क्या हो जाएंगी 11। इसी तरीके से तो जब इस डिवाइस के पास ये डेटा आएगा ना, तो जब इस डिवाइस के पास ये डेटा आएगा तो वो देखेगा स्टार्टिंग की 62 बिट्स क्या है 101010। तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्रिएम्बल और जो एसएफडी वाला फील्ड है ना, बेसिकली वो दो डेटा के बीच में एक स्पेस क्रिएट करता है। ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेट क्रिएट करता है ताकि जो दूसरा डिवाइस है वो ये वेरीफाई, उसको ये चीज पता चल जाए कि हाँ ये डेटा अलग है, ये डेटा अलग है। तो 101010 की बिट जो है ना, बेसिकली ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस बीच में एक तरीके से कैरी बैक का काम कर रही है कि दो डेटा के बीच में ये स्पेसिंग का काम कर रही है। और जो ये दो लास्ट की 2 बिट जो 11 हो जाती है ना, उसका मतलब ये है कि जो डेस्टिनेशन डिवाइस के पास जब ये डेटा पहुंचेगा तो डेस्टिनेशन डिवाइस को ये पता चल जाए कि ये जो स्टार्टिंग की 62 बिट्स है ये तो बेकार की इंफॉर्मेशन थी, और 11 जब 11 लिखा है इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो अब इसके बाद स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मेरे डेस्टिनेशन डिवाइस के पास डेटा आता है, डेटा के ऊपर क्या लगा होगा ईथरनेट हेडर, हाँ या ना। तो ईथरनेट हेडर में स्टार्टिंग की 64 बिट क्या होंगी 101010 करके और फिर क्या होगी 11। तो आपके डेस्टिनेशन डिवाइस को पता चल जाएगा ईथरनेट हेडर में ये जो प्रिएम्बल वाला फील्ड है ना, ये फील्ड ये सिर्फ डेटा में स्पेस क्रिएट कर रहा है दो डेटा के बीच में, दैट्स इट। और एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो इसके बाद से स्टार्ट हो रही है। अब एक बात बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नलिनी मैम, दीपक एंड रेहान? नो मैम। नो मैम बेटा मेरा। नलिनी मैम आपको क्लियर है? नलिनी मैम आर यू देयर? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, चलो। अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फील्ड है वो क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस। तो मतलब मैंने क्या बताया कि जो 11 बिट है, तो 11 बिट से आपके डेस्टिनेशन डिवाइस को पता चल जाता है कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन अब स्टार्ट होगी, इसलिए उसको बोलते हैं स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर। मतलब डेस्टिनेशन डिवाइस को ये बताता है कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन अब स्टार्ट हो रही है। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा 6 बाइट। देखो आपका मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, वो होता है 48 बिट का। अगर मैं इसको बाइट में कन्वर्ट करूं तो 6 बाइट ही तो आएगा। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सोर्स मैक एड्रेस। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेंथ या लेंथ लिखा हुआ है ना, मतलब इस ईथरनेट हेडर का साइज क्या होगा। भाई ईथरनेट देखो, ये हो गया यूजर का डेटा, यूजर का डेटा का अपना कुछ साइज होगा। जब इसके ऊपर टीसीपी हेडर लगाओगे तो इसका कुछ अपना साइज होगा। जब ऊपर आईपी हेडर लगाओगे तो उसका कुछ अपना साइज होगा। इसी तरीके से एक ईथरनेट हेडर भी जब लगाओगे, डेस्टिनेशन जब भी आपका डिवाइस ईथरनेट हेडर लगाएगा तो ईथरनेट हेडर के की भी तो अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो उस इंफॉर्मेशन का भी तो एक अपना साइज हो गया कि नहीं हो गया, तो वो साइज लिखा होगा। उसके बाद जो यूजर का डेटा है वो ये एक्चुअल में यूजर का डेटा ये रहा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ, एफसीएस। एफसीएस होता है फ्रेम चेक सीक्वेंस। और फ्रेम चेक सीक्वेंस क्या होता है, मेरी बात ध्यान से समझना। जब भी आपका मान लो पीसी हो गया, जब इस पीसी पे यूजर ने डेटा जनरेट करा, ऊपर लग गया टीसीपी हेडर, टीसीपी हेडर के ऊपर लग गया आईपी हेडर। अब जब डेटा लिंक लेयर पे आएगा, ट्रैफिक आ गया डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर क्या लगाएगी, ईथरनेट हेडर। लेकिन ईथरनेट हेडर लगाने से पहले ना आपका जो सोर्स डिवाइस है वो इस पे रन करेगा क्या, चेकसम एल्गोरिदम। ठीक है, जिसको हम जनरली बोल देते हैं सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये एल्गोरिदम रन होगी किस पे, आपके इस पूरे ईथरनेट हेडर पे। अब जो भी रिजल्ट कैलकुलेट होके आएगा ना वो इसके अंदर लिख दिया जाएगा। मान लो उस चेकसम एल्गोरिदम का रिजल्ट आया 0x1a, वो इसके अंदर लिख दिया। अब ये ट्रैफिक कहां पहुंच गया, डेस्टिनेशन डिवाइस के पास। जब डेस्टिनेशन डिवाइस के पास आएगा तो सबसे पहले फिजिकल लेयर डेटा को एक्सेप्ट करेगी, फिर डेटा कहां जाएगा, डेटा लिंक लेयर पे। तो डेटा लिंक लेयर क्या देखेगी, ईथरनेट हेडर। लेकिन ईथरनेट हेडर को देखने से पहले आपका डेस्टिनेशन डिवाइस इस पे रन क्या करेगा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। उस पे क्या रन करेगा, चेकसम एल्गोरिदम। अब वो अपना रिजल्ट कैलकुलेट करेगा। मान लो उसका रिजल्ट कैलकुलेट होके आ गया 0x1a। अब आपका डेस्टिनेशन डिवाइस देखेगा ईथरनेट हेडर के अंदर यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी हुई है, वो भी लिखी हुई है 0x1a। मतलब ये डेटा वही डेटा है जो कि मेरे को यूजर ने भेजा था। लेकिन अगर मान लो डेस्टिनेशन डिवाइस पे जो चेकसम एल्गोरिदम रन हुई है उसका रिजल्ट आ जाता मान लो 0x1b, तो इसका मतलब डेस्टिनेशन डिवाइस को पता चल जाता ये इंफॉर्मेशन वो नहीं है जो कि यूजर ने भेजी थी। मतलब कहीं ना कहीं डेटा मेरा क्या हो चुका है, करप्ट।
तो इसका मतलब डेस्टिनेशन डिवाइस इस ट्रैफिक को क्या कर देगा, डिस्कार्ड। दिस इज योर कंप्लीट ईथरनेट हेडर। अगर आपको ईथरनेट हेडर देखना है वायरशॉक पे, तो वायरशॉक पे देख लो ईथरनेट हेडर। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ स्विचेस की, स्विचेस हमारे किस पे काम करते हैं, स्विचेस हमारे काम करते हैं मैक एड्रेसेस पे। तो बेसिकली जब एक स्विच के पास डेटा आता है तो डेटा के ऊपर क्या लगा होता है, ईथरनेट हेडर। तो ईथरनेट हेडर में आपका स्विच देखता है कि सोर्स मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक क्या है, और इसके अलावा ईथरनेट हेडर में और भी तो इंफॉर्मेशन है। तो उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपके स्विच ट्रैफिक को फॉरवर्ड करते हैं। वारशा को ओपन कर लो। R1 पे आईपी एड्रेस देता हूं फटाफट, R2 पे आईपी एड्रेस देता हूं, और फिर दोनों के बीच में पिंग करके एक कमांड चला देता हूं। Enable configuration terminal interface of 0/0 no shutdown. IP address will be 10.0.0.1 255.0.0.0. मैंने R1 पे IP address दे दिया। सिमिलरली R2 पे चल के मैं IP address दे देता हूँ 10.0.0.2. Interface of 0/0 no shutdown. IP address will be 10.0.0.2 255.0.0.0. R1 R2 पे मैंने IP address दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं R2 से R1 को पिंग करता हूँ, do पिंग 10.0.0.1। अब आई होप आप लोगों को पता होगा कि जब आप पिंग करते हो, पिंग तो एक कमांड है, लेकिन प्रोटोकॉल कौन सा, ICMP। वारशा को ओपन करो, देखो यहाँ पे जा रहे हैं ना पिंग का पैकेट। तो अगर मैं पिंग के पैकेट को ओपन करता हूं तो ये क्या लगा हुआ ऊपर, ईथरनेट हेडर। ईथरनेट हेडर के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है, टाइप, ठीक है। अब यही आपकी इंफॉर्मेशन है ईथरनेट हेडर की। अब ईथरनेट, क्योंकि आपका जो वायरशॉक है ना वो प्रीएम्बल वगैरह कैप्चर नहीं करता है, वो आपको इंफॉर्मेशन ऐसी दिखाता है जो ह्यूमन रीडेबल है, जो कि ह्यूमन के लिए काम की है। क्योंकि प्रीएम्बल वाली इंफॉर्मेशन हमारी काम की नहीं होती, तो इसलिए आपका वायरशॉक उस इंफॉर्मेशन को आपको नहीं दिखाता। समझ में आ गया, दैट इज योर ईथरनेट हेडर। अब ये ईथरनेट हेडर जो मैंने आज पढ़ाया है उसको याद रखना, क्योंकि जब आगे ना आपको मैं वो पढ़ाऊंगा कि जब भी ट्रैफिक आपका ट्रंक पोर्ट्स पे जाता है तो .1 क्यू से इनकैप्सुलेशन होती है, ISL से इनकैप्सुलेशन होती है, तो उनके भी हेडर पढ़ाऊंगा। तो उनके जब हेडर पढ़ाऊंगा तो ईथरनेट हेडर के हमेशा उस टाइम पे जिक्र होगा, तो इसलिए कह रहा हूँ याद रखना। मैं आगे ईथरनेट हेडर फिर से नहीं बताऊंगा अब। तो ये हो गया आपका ईथरनेट हेडर। अब ईथरनेट हेडर के बाद हम वापस आ जाते हैं किस पे, अपने स्विचिंग वाले पार्ट पे। अब देखो हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ स्विचिंग। सेकंड हमारा टॉपिक क्लियर हो गया कि स्विच में कैम टेबल किस तरीके से मेंटेन होती है, प्रिपेयर होती है, वो ऑलरेडी बता चुका हूं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो ये था कि टाइप्स ऑफ स्विचेस, कि कितने तरीके के हमारे पास स्विचेस होते हैं। हमारे पास बेसिकली दो तरीके के स्विच है। एक है हमारा लेयर 1 स्विच, सॉरी लेयर 2 स्विच, दूसरे हमारे होते हैं लेयर 3 स्विच। अब लेयर 2 स्विच का मतलब क्या है, देखो लेयर 2 स्विच का मतलब है कि these switches are going to work only on the basis of MAC एड्रेस। मतलब जब भी डेटा फॉरवर्ड करना होगा ना तो ये सिर्फ MAC एड्रेस के बेसिस पे डेटा फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन अगर मैं लेयर 3 स्विच की बात करता हूं तो लेयर 3 स्विच में जो है वो MAC एड्रेस पे भी काम करते हैं और वो IP एड्रेस पे भी काम करते हैं। मतलब आप एक लेयर 3 स्विच पे आप IP एड्रेस भी दे सकते हो, लेकिन लेयर 2 स्विच पे वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेयर 2 स्विच जो है वो सिर्फ मैक एड्रेस पे काम करता है। तो इसका मतलब लेयर 2 स्विच सिर्फ मेंटेन करते हैं कौन सी टेबल, मैक एड्रेस टेबल, जिसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, कैम टेबल। लेकिन क्योंकि लेयर 3 स्विच पे हम IP एड्रेस भी देते हैं और लेयर 3 स्विच मैक एड्रेस पे भी काम करता है, तो लेयर 3 स्विच को कैम टेबल भी मेंटेन करनी पड़ती है, साथ के साथ राउटिंग टेबल भी मेंटेन करनी पड़ती है आपके लेयर 3 स्विच को। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो लेयर 2 स्विच के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि 2950, 2960, बहुत सारे एग्जांपल है। इसी तरीके से लेयर 2 स्विच के, लेयर 3 स्विच के एग्जांपल हो गया 3750, 3550,
3725। तो ये हमारे एग्जांपल है लेयर 3 स्विच के। क्लियर? अब बड़े बात ध्यान से समझना। सबसे पहले ना आप लोगों से ना एक टेक्निकली ना, जब भी जनरली आप लोग इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो आप लोगों से ये पूछते हैं कि जब हमारे पास लेयर 3 स्विच ऑलरेडी है और लेयर 3 स्विच पे हम आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं, और लेयर 3 स्विच पे जब हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं तो उस पे हम राउटिंग प्रोटोकॉल भी चला सकते हैं, तो फिर हमें राउटर की जरूरत क्यों है? सबसे बड़ा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लेयर 3 स्विच वर्सेस राउटर। जब आपके पास लेयर 3 स्विच है तो राउटर की फिर नीड क्यों है? क्योंकि भाई राउटर पे भी आप आईपी एड्रेस देते हो, लेयर 3 स्विच पे भी, राउटर पे आप राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हो, लेयर 3 स्विच पे भी राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हो, तो राउटर की नीड ही क्या है? जबकि एक बात बता देता हूं, लेयर 3 स्विच आपके सस्ते आते हैं, राउटर बहुत महंगे आते हैं, तो फिर राउटर की नीड ही क्या हुई अगर हम राउटर पे आईपी एड्रेस दे सकते हैं लेयर 3 स्विच पे? अब ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग करोगे कल की क्लास में। गूगल करते हो, गूगल करोगे, 10 वेबसाइट पे सर्च करोगे, अब आपके इसका आंसर आप मेरे को बताओगे कल। अगर आप लोग ढूंढ के आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है, अगर आप लोग नहीं ढूंढ के आओगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब आपको नहीं सीखना तो मैं क्यों सिखाऊं। तो ये आपके लिए टास्क है, होमवर्क है आप लोगों का, कि कल मैं आप लोगों से क्लास की स्टार्टिंग में सबसे पहले ये पूछूंगा कि लेयर 3 स्विच और राउटर में क्या डिफरेंस है। गूगल करोगे, 10 वेबसाइट पे जाओगे, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, और मैं आपसे पहले पूछूंगा वो चीज, उसके बाद मैं बताऊंगा अपना आंसर क्या है। डन? नेक्स्ट थिंग, अब बात करते हैं, ध्यान से समझना। देखो अगर मैं कह रहा हूं ना कि एक लेयर 2 स्विच जो है वो सिर्फ मैक एड्रेस पे काम करता है, तो अब मैं एक चीज और बताता हूं। बाय डिफॉल्ट जो आपका लेयर 3 स्विच है दोस्तों, वो भी लेयर 2 स्विच की तरह ही काम करता है। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी लेयर 3 स्विच पे आईपी एड्रेस देना चाहूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट वो भी मना कर देगा। देखो एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि ये मेरा लेयर 2 स्विच है एक, और उस लेयर 2 स्विच का एक इंटरफेस है 0/1, मैं उसको आईपी एड्रेस देना चाहता हूं। उसको मैंने लिखा आईपी एड्रेस 10.0.0.1 और सबनेट मास्क लिखा 255.0.0.0। तो जब मैं लेयर 2 स्विच के किसी पोर्ट पे काम करूंगा ना, तो लेयर 2 स्विच पता क्या कहेगा? इनवैलिड कमांड, क्योंकि लेयर 2 स्विच पे आप आईपी एड्रेस दे ही नहीं सकते। दैट्स इट। लेकिन यही चीज मैं अगर किसी लेयर 3 स्विच पे जाके करूं, मान लो ये लेयर 3 स्विच है और इसका इंटरफेस है एक, और मैं इस पे आईपी एड्रेस देता हूं, आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0, तो इवन मेरा लेयर 3 स्विच भी कह देगा इनवैलिड कमांड। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेयर 3 स्विच भी आपके लेयर 2 स्विच की तरह ही काम करते हैं। लेयर 3 स्विच बाय डिफॉल्ट मैक एड्रेस टेबल ही मेंटेन करता है। मतलब आईपी एड्रेस अगर आपको देना है, राउटिंग टेबल अगर आपको मेंटेन करवानी है, अगर आपको एक लेयर 3 स्विच से, तो आपको कुछ एडिशनल कमांड चलानी पड़ेंगी। अब वो कमांड क्या है वो ध्यान से सुन लो। मेरे को अगर इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस देना है ना लेयर 3 स्विच के पोर्ट पे, तो मैं यहाँ पे एक एडिशनल कमांड चलाऊंगा, इंटरफेस लिखूंगा, इंटरफेस में जाने के बाद मैं एक कमांड चलाऊंगा, नो स्विच पोर्ट। अब ये कमांड क्यों चला रहा हूं ध्यान से समझना। देखो मैंने यहाँ पे इंटरफेस पे गया, इंटरफेस में जाने के बाद मैंने कमांड चलाई नो स्विच पोर्ट, और नो स्विच पोर्ट कमांड चलाने के बाद मैं आईपी एड्रेस दूंगा तो वो आईपी एड्रेस एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, पहले इसको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं, फिर बताता हूं कि स्विच पोर्ट का बेसिकली मतलब होता क्या है। ठीक है, वेट करो जरा। इसके लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर ही ओपन कर लेते हैं, क्योंकि सिस्को पैकेट ट्रेसर पे लेयर 2 स्विच भी है, लेयर 3 स्विच भी है। जो मेरा वेब IOU प्लेटफॉर्म है उस पर सिर्फ मैंने लेयर 3 स्विचेस ले रखे हैं। ये एक हो गया मेरा लेयर 2 स्विच, और यहाँ पे लिखा है ना 3560, ये मेरा एक मल्टी लेयर स्विच है। लेयर 3 स्विचेस को हम मल्टी लेयर स्विच भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे लेयर 2 पे भी काम करते हैं, लेयर 3 पे भी, तो इसलिए इनको मल्टी लेयर स्विचेस बोला जाता है। अब मैं स्विच का CLI लेता हूं, और इसके मैं किसी इंटरफेस पे जाके मैं आईपी एड्रेस देने की कोशिश करता हूं। ये लेयर 2 स्विच है, इंटरफेस है 0/1, कमांड चलाता हूं आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0, एग्जीक्यूट करो। वो क्या कह रहा है? इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड। अब मैं यहाँ पे नो स्विच पोर्ट वाली कमांड चलाता हूँ, नो स्विच पोर्ट, एग्जीक्यूट करो, कह रहा है कमांड इनकम्प्लीट है, लेकिन ये कमांड कंप्लीट हो चुकी है। एक्चुअल में देखा जाए टेक्निकली तो मैं लेयर 2 स्विच पे एक आईपी एड्रेस दे ही नहीं पा रहा,
लेकिन मैं यही चीज अब लेयर 3 स्विच पे करता हूं। इस स्विच को ओपन करो, इसका CLI लो, इनेबल लिखो, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ, लिखो इंटरफेस F0/1। अब यहाँ पे मैं IP एड्रेस लिखता हूँ, IP एड्रेस 10.0.0.1255.0.0.0। क्या कह रहा है? इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड। तो इसका मतलब क्या है, लेयर 3 स्विच भी आपके बाय डिफॉल्ट काम करते हैं एज लेयर 2 स्विच। अब मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, नो स्विच पोर्ट। नो स्विच पोर्ट चलाने के बाद एंटर करता हूं तो कमांड एग्जीक्यूट हुई, और अब मैं फिर से IP एड्रेस लिखता हूं, तो IP एड्रेस दे दिया कि नहीं दे दिया? इट मींस आई कैन कॉन्फ़िगर IP एड्रेस ऑन लेयर 3 स्विच if and only if I am running this command no switch port। ठीक है, अब मैं देखो वेरीफाई कैसे करूंगा, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। इस कमांड से आप राउटर पे वेरीफाई करते हो कि IP एड्रेस मिला कि नहीं मिला। मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो कह रहा है ना, फास्ट इथरनेट 0/1 पे 10.1 नाम का IP एड्रेस आपने दे दिया है। यहां तक चीज क्लियर। इसके अलावा अगर आपको राउटिंग टेबल देखनी है तो आप क्या कमांड चलाओगे, डू शो IP राउट। यही राउटर पे चलती है, यही लेयर 3 स्विच पे चलेगी। अब यहाँ पे आपको राउटिंग टेबल में नई इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा ना, इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि जब तक वो पोर्ट डाउन स्टेट में है तब तक वो पोर्ट पे कुछ भी राउटिंग टेबल मेंटेन होती ही नहीं है। किसी भी पोर्ट अगर शट डाउन हो तो जब तक आप इसके स्विच के पोर्ट पे केबल नहीं कनेक्ट कर दोगे, PC नहीं लगा दोगे और नो शटडाउन कमांड नहीं चलाओगे, तब तक वो पोर्ट राउटिंग टेबल में दिखाएगा ही नहीं। और अगर आप किसी लेयर 3 स्विच पे काम कर रहे हो और आपने IP एड्रेस दे दिया, फिर भी राउटिंग टेबल में अगर वो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा, तो आपको कई बार ये कमांड चलानी पड़ती है IP राउटिंग, क्योंकि लेयर 3 स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट राउटिंग डिसेबल होती है। तो राउटिंग इनेबल करने के लिए लेयर 3 स्विच पे मेरे को IP राउटिंग वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। उसके बाद आप राउटिंग प्रोटोकॉल भी चला सकते हो लेयर 3 स्विच पे, और आपको वो राउटिंग टेबल भी शो करेगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि वो जो स्विच पोर्ट वाली कमांड चलाई उससे हुआ क्या बेसिकली। देखो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्विच पोर्ट, अगर आप लोग ये बोलोगे सर द पोर्ट ऑफ अ स्विच इज नोन एज अ स्विच पोर्ट, तो ऐसे मत बोलना। देखो यार, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अगर बोल रहा हूं ना कि ये स्विच है मेरा और ये स्विच का पोर्ट काम कर रहा है एज स्विच पोर्ट, अगर इस पे स्विच पोर्ट नाम का फीचर इनेबल है, अगर मैं ये बोल रहा हूं, तो इसका मतलब दिस पोर्ट विल वर्क एज अ लेयर 2 पोर्ट। तो अगर वो लेयर 2 पोर्ट की तरह काम कर रहा है तो ध्यान से समझना, हमारे एक स्विच का पोर्ट किसी ना किसी वीलैन का पार्ट होता है, तो मतलब ये पोर्ट किसी ना किसी वीलैन का अब पार्ट होगा। क्या आप किसी लेयर 2 पोर्ट पे IP एड्रेस दे सकते हो? नहीं। और अगर जो हमारा जो स्विच होता है, स्विच के हर एक पोर्ट का एक अपना कोलिजन डोमेन होता है, तो इसका क्या होगा, पर पोर्ट कोलिजन डोमेन। क्या आप इसके लिए कभी भी राउटिंग टेबल मेंटेन कर सकते हो? नहीं। और स्विचेस का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्विचेस का बाय डिफॉल्ट एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है ना, तो इसका मतलब इसका क्या है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। लेकिन मैं अगर कह रहा हूं ये मेरा स्विच है और इस स्विच का जो पोर्ट है ना, ये स्विच पोर्ट फीचर इस पे क्या कर रखा है मैंने, डिसेबल। अगर मैंने स्विच पोर्ट फीचर डिसेबल कर दिया तो इसका मतलब है मैंने बोल दिया इस स्विच को कि ये जो आपका पोर्ट है ना, ये अब एज लेयर 2 पोर्ट काम नहीं करेगा, अब ये काम करेगा एज लेयर 3 पोर्ट। और लेयर 3 पोर्ट का मतलब क्या हो गया, अब ये काम करेगा एज राउटर इंटरफेस। तो राउटर के इंटरफेस पे आप IP एड्रेस दे सकते हो, और अगर राउटर के इंटरफेस पे IP एड्रेस दे सकते हो तो राउटिंग टेबल मेंटेन होगी। हाँ, अब राउटर के हर एक इंटरफेस का एक अपना कोलिजन डोमेन होता है, तो मतलब इसका पर पोर्ट कोलिजन डोमेन हो गया। राउटर के हर एक इंटरफेस का एक अपना ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, तो अब इसका पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। राउटर का कोई भी इंटरफेस का कभी किसी वीलैन का पार्ट होता है? नहीं। तो कोई वीलैन का पार्ट होगा? नहीं। अब क्या कभी अगर ये पोर्ट अगर ये स्विच का पोर्ट लेयर 2 की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब इस पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट चलता है। CCNA में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कभी राउटर के इंटरफेस पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चलता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, स्विच पोर्ट, अगर मैं यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ ना नो स्विच पोर्ट, तो इसका मतलब मैं इस स्विच के लेयर 3 स्विच के इस पोर्ट को बोल रहा हूं कि अब आप एज लेयर 2 पोर्ट नहीं काम करोगे, अब आप काम करोगे एज लेयर 3 पोर्ट। लेयर 3 पोर्ट का मतलब है अब आप काम करोगे एज राउटर इंटरफेस। समझ में आया? सो बेसिकली स्विच पोर्ट इज अ फीचर
उस फीचर का मतलब क्या है कि वो पोर्ट बेसिकली लेयर 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने उस पर नो स्विच पोर्ट कमांड चला दी तो इसका मतलब वो पोर्ट काम कर रहा है एज लेयर 3 इंटरफेस ऑफ अ राउटर। नलिनी मैम, दीपक एंड रेहान, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। नो सर। क्या बात है रेहान, बड़ा बुझे बुझे मन से बोल रहे हो, कोई डाउट नहीं है तो समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। रेहान बता रहा हूँ, अगर अब भी समझ नहीं आया तो बता रहा हूँ, भगा दूंगा आपको। आ रहा है ना समझ में तुम्हें? सर आ रहा है, टोटल पूछ लीजिए। यस। बताओ बताओ, बोलो क्या डाउट आ रहा है? हाँ सर। मैं कह रहा हूँ कोई डाउट आ रहा है दोस्त आपको? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है। नलिनी मैम, कोई डाउट? नहीं सर, अभी नहीं। चलो ठीक है। अब देखो, मैं इसको ना वेब IOU प्लेटफॉर्म पे चलता हूँ और वहां पे जाके थोड़ी सी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, मैं इस स्विच 1 का CLI ले लेता हूँ। ये जो स्विच 1 है ना, ये मेरा एक लेयर 3 स्विच है, ठीक है। तो इस पे जरा मैं भी जरा स्विच पोर्ट जो फीचर है ना उसको थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्विच का जो पोर्ट है वो कैसे काम कर रहा है एज लेयर 2 पोर्ट और लेयर 3 पोर्ट। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप इसके लिए कमांड रन कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर मेरे को इस स्विच 1 पे, मैं पहले एक बार इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूं, होस्ट नेम स्विच 1 तो ये मेरा हो गया स्विच 1। अब ध्यान से समझना, मैं वापस प्रिविलेज मोड में आता हूं और प्रिविलेज मोड में आने के बाद मैं एक कमांड चलाता हूं, शो इंटरफेस। अब मेरे को मान लो स्विच के इस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन देखनी है, E0/3 की, तो मैंने लिखा शो इंटरफेस A0/3। यही कमांड आप राउटर पे भी रन कर सकते हो, राइट? एग्जीक्यूट करो तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना, वो इंफॉर्मेशन ऐसी आ रही है जो कि राउटर पे इंफॉर्मेशन आती है। आपके राउटर पे भी ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाता है कि ये उसका मैक एड्रेस है, ये उसकी बैंडविड्थ है, ये उसका M2 साइज है इस पोर्ट का। लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन देखनी है एज स्विच, कि इस स्विच के पोर्ट की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो कमांड चलाओ शो इंटरफेस E0/3 और आगे कमांड चला दो स्विच पोर्ट। तो अब आपको इंफॉर्मेशन दिखाएगा एज अ स्विच, ठीक है। अब देखना, मैंने जब ये कमांड चलाई स्विच पे, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, स्विच पोर्ट इनेबल्ड। स्विच पोर्ट इनेबल्ड है तो इसका मतलब ये पोर्ट काम कर रहा है एज लेयर 2 पोर्ट। तो अगर एज ये लेयर 2 पोर्ट काम कर रहा है तो मतलब इस पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल भी चल रहा है, ये किसी ना किसी VLAN का पार्ट भी है, और अभी तक इस पे कोई आपने IP एड्रेस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। लेकिन अगर मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूं और फिर जाके कमांड चलाता हूं इंटरफेस E0/3, फाइन। अब मैं देखो IP एड्रेस देने की कोशिश करता हूं, फिर से लेयर 3 स्विच है, IP एड्रेस नहीं दे रहा वो। लेकिन अगर मैं कमांड चला दूं नो स्विच पोर्ट और फिर IP एड्रेस देता हूं, तो IP एड्रेस ले लिया, वापस एग्जिट करके मैं ये कमांड चलाता हूं फिर से, शो इंटरफेस E0/3 स्विच पोर्ट। क्या लिखा रहा है? स्विच पोर्ट डिसेबल्ड। तो अगर स्विच पोर्ट डिसेबल्ड है तो इसका मतलब अब ये पोर्ट काम कर रहा है एज लेयर 3 इंटरफेस, तो मतलब अब ये पोर्ट किसी VLAN का पार्ट नहीं है। इसके लिए राउटिंग टेबल मेंटेन होगी, इसके लिए IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है। देखो, शो IP राउट, अगर मैं कमांड चलाता हूं तो देखो राउटिंग टेबल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? राउटिंग टेबल में IP एड्रेस दिखा रहा है, देख लो लेयर 3 स्विच। अगर आप किसी रियल स्विच पे काम कर रहे हो और अगर वहां पे राउटिंग टेबल नहीं दिखा रहा, या अगर आप लोग राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हो और फिर भी राउटिंग प्रोटोकॉल का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो इसलिए नहीं आ रहा होता क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेयर 3 स्विच पे राउटिंग डिसेबल होती है। तो आप ये कमांड चला के IP राउटिंग, आप उस स्विच पे जाके राउटिंग इनेबल कर सकते हो। IP राउटिंग इज द कमांड, दैट्स इट। तो अब राउटिंग टेबल भी दिखाएगा, राउटिंग प्रोटोकॉल भी चलेंगे और वो आपस में राउटिंग टेबल भी एक्सचेंज करेंगे। जैसे आपके राउटिंग प्रोटोकॉल अब काम करते हैं वैसे अब काम होगा। So that is the difference between a layer 2 switch और layer 3 switch। और टेक्निकली अब मैं आपसे पूछूंगा कल कि layer 3 switch और राउटर में क्या डिफरेंस है, ये आप मेरे को कल बताओगे, इसका आंसर मैं कल करूं। ये जो मैंने आपको बताया ना स्विच पोर्ट नाम का फीचर, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप एज अ फ्रेशर इंटरव्यूज वगैरह में जाते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही एक जनरल क्वेश्चन है। आपसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ स्विच पोर्ट। तो जनरली स्टूडेंट से ही बोलते हैं सर द पोर्ट ऑफ अ स्विच इज अ स्विच पोर्ट। लेकिन टेक्निकली अब मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि स्विच पोर्ट का एक्चुअल में मतलब क्या है, ठीक है। तो वैसे ही चीजें दिमाग में रखना अपना। टाइप्स ऑफ स्विचेस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था वो था VLANs। अब VLANs क्या होता है ध्यान से समझो।
देखो वीलेंस का कॉन्सेप्ट आया क्यों था, सबसे पहले वो बात करते हैं। वीलेन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वीलेन का कॉन्सेप्ट आया क्यों था? द कॉन्सेप्ट ऑफ वीलेन वाज इवॉल्व्ड टू ब्रेक सिंगल ब्रॉडकास्ट domain of a switch into multiple broadcast domain। अब सबसे पहला मेरा आप तीनों से क्वेश्चन है कि आप लोग ब्रॉडकास्ट डोमेन से समझते क्या हो? मैं ये बार बार वर्ड लिख रहा हूं कि ब्रॉडकास्ट डोमेन, कोलिजन डोमेन, क्या समझते हो ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है? आप लोग बताओगे मुझे। तो सबसे पहले बात करते हैं नलिनी मैम आपसे, आपने अभी रिसेंटली स्विच पढ़ा हुआ है, मैम बताना कि ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या क्या है? ये अच्छा था, ये मैम बहुत ही मस्त था। मैम स्टार्ट हो गया, अब बताओ, जन मोटर स्टार्ट हो गया, बताओ। सर बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आ रहा, चलिए कोई नहीं। दीपक कुछ याद है दोस्त? सर जैसे किसी डेटा में अगर हम ब्रॉडकास्ट आईडी देते हैं तो वो सारे सारे जो पोर्ट्स है सब पे डोमेन में सब में चला जाता है, ब्रॉडकास्ट अच्छा हो जाता है मैसेज वो। अच्छा चलो ठीक है, पर एक ही नेटवर्क में। एक ही ही नेटवर्क में में। है। अच्छा, और क्या कहते हैं रेहान, आपका कुछ आंसर? Yes, sir. One to all. रेहान मैं कह रहा हूँ ना, तो आपकी जब आप बोल रहे हो ना तो आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, दोबारा अटेम्प्ट बोलो जरा। सर ब्रॉडकास्ट मतलब होता है वन टू ऑल। अगर डेटा हम सेंड कर रहे हैं सोर्स ए से तो वन टू हाँ, ऑल, वो तो एक से ठीक है सारे को हम लोग send करते हैं हाँ, वो ब्रॉडकास्ट। तो ठीक है भाई, लेकिन डोमेन का मतलब क्या समझ रहे हो? अब कि मैं बोल रहा हूँ कि स्विच का एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, उसका तो मतलब आप सेम क्या समझते हो? तो सेम नेटवर्क, अगर एक कोई नेटवर्क है सर तो सेम नेटवर्क भाई है। तुम मत बोलो, स्वाद आ रहा है। सर आवाज कट रही। अरे रेहान, पता है जैसे कई बार आप बोल रहे हो ना तो आपका नेटवर्क का इशू है पक्का, तो आपकी आवाज ना डिस्टर्ब होती है ना, तो बड़ी सही मस्त आवाज आ रही है। चलो मैं बता रहा हूँ ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है, तुम सारे फंबल कर रहे हो इस चीज में। देखो पहले आप लोग ध्यान से समझना डोमेन का मतलब है क्या। मैं पहले ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करता हूँ कि ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है, और फिर ये बताऊंगा कि स्विच का एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है तो क्यों होता है। ठीक है, देखो मैं मान लो इस वक्त एक क्लास में हूं और इस क्लास में बैठा बैठा मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। इस क्लास में आप लोग हो 4 जने, 10। अब मैं एक देखा जाए तो मैं आप चारों के लिए पढ़ा रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट। ठीक है, और मैं ब्रॉडकास्ट किसके लिए कर रहा हूं? मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं आप चारों के लिए। तो अब डोमेन का मतलब क्या हो गया? देखो डोमेन का मतलब हो गया दोस्तों बाउंड्री। ठीक है, एक तरीके से मैं कह रहा हूं ये क्लासरूम क्या है, एक तरीके से बाउंड्री है। अब ध्यान से बात समझना, इस क्लासरूम में मैं इंफॉर्मेशन क्या कर रहा हूं, ब्रॉडकास्ट, और मेरी इंफॉर्मेशन को कौन कौन सुन पा रहा है? ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट। तो मैं कहूंगा हम सारे के सारे सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन का ध्यान से मतलब समझ लेना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, किसी बुक में नहीं समझ में आएगा कि ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या होता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब यह होता है कि अगर किसी भी डिवाइस ने डेटा को करा है ब्रॉडकास्ट, और उस ब्रॉडकास्टेड डेटा को जो जो डिवाइस रिसीव कर पा रहे हैं वो सारे के सारे सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। समझ में आया? मैं फिर से अपनी स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी भी डिवाइस ने, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी डिवाइस हो, उसने डेटा को कर दिया ब्रॉडकास्ट, डन, और जो जो डिवाइस उस ब्रॉडकास्टेड डेटा को रिसीव कर पा रहे हैं वो सारे के सारे सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। ये मेरा मतलब है ब्रॉडकास्ट डोमेन का। अब ध्यान से समझना, मैं इंफॉर्मेशन कर रहा हूं ब्रॉडकास्ट, तो ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे सुन पा रहे हैं, तो हम सारे के सारे सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। इसी तरीके से मान लो इस स्टूडेंट का नाम है प्रगति, डन। अब मान लो इस स्टूडेंट ने कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछा। अब जब ये मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछेगी स्टूडेंट, तो ऑब्वियस ही बात है ब्रॉडकास्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी आएगी और इस क्लास में जो बाकी स्टूडेंट बैठे हैं उनके पास भी तो वो क्वेश्चन जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब प्रगति ने इंफॉर्मेशन क्या करी, ब्रॉडकास्ट,
तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के पास भी तो वो इंफॉर्मेशन गई मेरे साथ साथ। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई एक डिवाइस डेटा कर रहा है ब्रॉडकास्ट, और जो जो उस डेटा को रिसीव कर पा रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्लासरूम में अगर कोई भी इंसान बोल रहा है, डेटा को कर रहा है ब्रॉडकास्ट, और जो जो सुन पा रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में। अब इसको आप ऐसे समझो कि इस क्लास में तो मैं पढ़ा रहा हूं, साथ वाली क्लास में एक और ट्रेनर है, ठीक है, सुंदर सी ट्रेनर है, वो भी पढ़ा रही है, लेकिन वो किसके लिए पढ़ा रही है, वो पढ़ा रही है अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो वो जब डेटा ब्रॉडकास्ट कर रही होगी तो वो अपनी क्लास के स्टूडेंट, उसकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स उसकी इंफॉर्मेशन को सुन पा रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग सुन पा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन को? ना। तो इसका मतलब जब वो डेटा ब्रॉडकास्ट कर रही है और जो जो उसका डेटा रिसीव कर पा रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में। और जब मैं डेटा ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं तो जो जो मेरा डेटा रिसीव कर पा रहे हैं वो सारे हो गए मेरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में। समझ में आया? तो ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब है कि अगर कोई डिवाइस डेटा को कर रहा है ब्रॉडकास्ट, और जो जो उस डिवाइस उस ब्रॉडकास्टेड डेटा को रिसीव कर रहे हैं वो सारे के सारे हो गए सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में। यहां तक चीज क्लियर है आप तीनों को? फटाफट बताओ। यस सर। दीपक? Yes, sir. यस चलो, अब मैं कह रहा हूं कि अब ये समझते हैं कि स्विच का एक ब्रॉडकास्ट डोमेन कैसे हुआ। ठीक है, ध्यान से समझना। ये हो गया स्विच। इस स्विच के साथ मान लो 4 पीसी कनेक्टेड है, PC1, PC2, PC3, PC4। डन। इसका और इसका आईपी एड्रेस है 10.1 मैक एड्रेस ए, आईपी एड्रेस 10.2 मैक एड्रेस बी, आईपी एड्रेस 10.3 मैक एड्रेस सी, आईपी एड्रेस 10.4 मैक एड्रेस डी। गाइस गिव मी अ मिनट, एक कॉल आ रही है स्टूडेंट की। ये मेरा हो गया स्विच। इस स्विच के साथ 4 पीसीज कनेक्टेड है। अब मैं कहता हूं इस पीसी ने क्या करा, डेटा को ब्रॉडकास्ट। तो जब भी डेटा ब्रॉडकास्ट होगा, सोर्स आईपी क्या लग गई 10.1, डेस्टिनेशन आईपी में क्या लग जाएगा 255.255.255.255, ये ब्रॉडकास्ट आईपी होती है। सोर्स मैक में क्या लगेगा, इसका खुद का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या लगेगा, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। हाँ या ना? जब PC1 ने इस डेटा को क्या करा, ब्रॉडकास्ट, तो ये ट्रैफिक कहां जाएगा, स्विच के पास। स्विच ने क्या देखा, स्विच ने देखा डेस्टिनेशन मैक। अब डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट। तो क्या स्विच अपने सारे पोर्ट से ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा? हाँ या ना? सारे पोर्ट से ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। अब एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को क्या समझाया था ब्रॉडकास्ट डोमेन की डेफिनेशन, कि अगर किसी डिवाइस ने डेटा को करा है ब्रॉडकास्ट, और जो जो डिवाइस उस डेटा को कर लेंगे रिसीव, वो सारे के सारे सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। PC1 ने ट्रैफिक को क्या करा, ब्रॉडकास्ट। किस किस ने रिसीव करा, PC2 ने, PC3 ने, PC4 ने। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि स्विच का एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई सा भी डिवाइस अगर डेटा को करता है ब्रॉडकास्ट, तो बाकी सारे डिवाइसेस उस डेटा को रिसीव करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्विच का एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। यहां तक चीज क्लियर है आप तीनों को? सर Yes, मैं sir. ही बता रहा था आपको। अरे भाई तुम जीनियस हो। देखो रेहान, तुम गलत तो सिस्को गलत भाई, तुम टेंशन ही मत लो। ठीक है, देखो ये हो गया। मैं अब देखो, अब जो मैं बोल रहा हूं ना कि स्विच का एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, उसका मतलब तो ये हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ पे एक और मैं स्विच लगा दूं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पीसीज लगे हुए हैं, और इस पीसी ने डेटा को कर दिया ब्रॉडकास्ट, तो ये कहाँ आएगा, स्विच पे। स्विच अपने सारे पोर्ट से फॉरवर्ड करेगा, तो यहाँ पे भी देगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इस पोर्ट से भी तो देगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो एक बात बताओ, जब इस पीसी ने डेटा को करा ब्रॉडकास्ट, तो PC2 ने, 3 ने, 4 ने, 5, 6, 7 सबने रिसीव करा, तो सारे के सारे सेम ही तो ब्रॉडकास्ट डोमेन में हुए कि नहीं हुए? इसलिए हम बोलते हैं कि स्विच का एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। अब मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी वीलेन के लिए, कि स्विच का काम क्या है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में तोड़ना। अब इसका मतलब क्या है वो ध्यान से समझना। इधर आ जाओ, ये हो गया मेरा स्विच 1। इस स्विच 1 के हो गए मान लो 4 पोर्ट, 1 2 3 4। डन। अब होता क्या है कि स्विचेस के ना बाय डिफॉल्ट सारे, देखो अगर आप एक सिस्को का नया स्विच खरीद के लाओगे ना, तो सिस्को के स्विच के बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पोर्ट ना होते हैं VLAN 1 में। ठीक, तो ये पोर्ट किसमें है, VLAN 1 में, ये पोर्ट VLAN 1 में, VLAN 1 में, VLAN 1 में। ध्यान से बात समझना। अब मान लो इस PC1 ने डेटा को क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट, तो डेटा कहाँ आएगा, स्विच के पास। जब डेटा स्विच के पास आया, तो डेटा के ऊपर डेस्टिनेशन मैक क्या लगा होगा, भाई ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस लगा होगा। हाँ या ना? तो स्विच को पता है मुझे अपने सारे पोर्ट से ट्रैफिक को क्या करना है, ब्रॉडकास्ट। लेकिन स्विच ट्रैफिक को ब्रॉडकास्ट करने से पहले वो ये देखता है
कि ये ट्रैफिक मुझे मेरे को कौन से पोर्ट पे रिसीव हुआ है, मुझे रिसीव हुआ इस पोर्ट पे, ये पोर्ट कौन से वीलैन में है, ये पोर्ट है वीलैन 1 में। तो स्विच डेटा को ब्रॉडकास्ट तो करेगा, उन्हीं पोर्ट से ब्रॉडकास्ट करेगा जो कि वीलैन 1 में होंगे। तो इसका मतलब सारे के सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 में होते हैं, तो सबके सबको डेटा ब्रॉडकास्ट हो गया, डन। अब मैं अगर ये कहता हूं कि मैं इन दो स्विच के पोर्ट मैं डाल देता हूं इनको वीलैन 2 में, तो ध्यान से समझना, ठीक है। अब PC1 ने डेटा को करा ब्रॉडकास्ट, वो कहां आया, स्विच के पास। स्विच ने देखा डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट, तो स्विच को ये तो पता है मुझे अपने सारे पोर्ट से डेटा फॉरवर्ड करना है, लेकिन स्विच पहले ये देखेगा कि कौन से पोर्ट पे डेटा रिसीव हुआ, इस पोर्ट पे, ये पोर्ट कौन से वीलैन में है, वीलैन 1 में। तो मैं डेटा ब्रॉडकास्ट तो करूंगा लेकिन उन्हीं पोर्ट्स पे करूंगा जो कि वीलैन 1 में होंगे। तो डेटा ब्रॉडकास्ट होकर सिर्फ PC2 के पास जाएगा, PC2 3 और 4 के पास जाएगा नहीं। इसी तरीके से अगर PC4 ने डेटा ब्रॉडकास्ट कर दिया तो वो कहां जाएगा, PC3 के पास। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, अब आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन टूट नहीं गया। मतलब क्या है कि अब अगर वीलैन 2 के किसी डिवाइस ने डेटा को ब्रॉडकास्ट, तो सिर्फ वीलैन 2 वाले डिवाइसेस के पास जाएगा, और अगर वीलैन 1 के किसी डिवाइस ने डेटा को कर दिया ब्रॉडकास्ट, तो सिर्फ वीलैन 1 के डिवाइसेस के पास जाएगा। तो टेक्निकली बाय क्रिएटिंग द वीलैन्स, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने दो ब्रॉडकास्ट डोमेन बना दिए, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये हो गया, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन मेरा ये हो गया। समझ में आया? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वीलैंस का काम क्या है, वीलैंस का काम है सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में ब्रेक कर देने का। आई होप अब आप तीनों को इंक्लूडिंग अनुज चौथा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि वीलैंस का मतलब क्या है। क्लियर है यहाँ तक चीजें सबको? यस सर। यस सर। देखो तुम लोग ये जो बुझी बुझी आवाज में बोल रहे हो ना, यस सर, थोड़ा सा जोश में बोल लो। यस सर। दीपक तुम्हारा तो ज्यादा ही जोश आ रहा है। तो शादी कर लो। अभी नहीं सर, अभी तो टाइम है। अच्छा चलो, अब आगे चलते हैं। अब होता क्या है, देखो जैसे हमारा मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस हमारा कितने बिट का होता है, मैक एड्रेस होता है हमारा 48 बिट का। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, आईपी एड्रेस होता है हमारा 32 बिट का, राइट। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा वीलैन होता है, एक वीलैन जो आईडी होती है वो हमारी होती है टोटल 12 बिट की। तो इसका मतलब द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वीलैन्स वी कैन हैव इज 2 raised to the power 12 which is 4096। तो टोटल हमारे पास जो वीलैन्स है वो कितनी है, 4096, ठीक है। आउट ऑफ दीज 4096 वीलैन्स, few VLANs are reserved, you cannot use them. How? Let me tell you. VLAN 0, VLAN 1, VLAN 1002, VLAN 1003, VLAN 10004, VLAN 1005, VLAN 4095. These VLANs are by default reserved. आप इन VLANs को कुछ यूज नहीं कर सकते, बताता हूं कैसे। देखो VLAN 0 ऑलरेडी रिजर्व्ड है, डन, तो रिजर्व्ड है, आप इनको कभी यूज नहीं कर सकते। VLAN 4095 रिजर्व्ड है, आप कभी इनको क्रिएट नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू क्रिएट VLAN 0 एंड 4095, तो इनको साइड कर दो, डन। बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे जो पोर्ट होते हैं वो VLAN 1 के अंदर होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, तो आप VLAN 1 को यूज कर सकते हो, ठीक है। VLAN 1002, 1003, 1004, 1005, ये सारी की सारी VLANs भी आपकी बाय डिफॉल्ट स्विच पे ऑलरेडी क्रिएट होती है। अगर आप एक किसी सिस्को का स्विच खरीद के लाओगे कभी, तो उसमें सारे के सारे पोर्ट एक तो VLAN 1 में होंगे, वो आपको शो करेगा, और VLAN 1002 से लेके 1005 तक ऑलरेडी ये सारी की सारी VLANs आपके बाय डिफॉल्ट स्विच पे ऑलरेडी क्रिएटेड होती हैं, ठीक है, सिस्को के स्विचेस पे। लेकिन these are unsupported on Cisco switches, क्योंकि ये जो VLANs का कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली किसी और टेक्नोलॉजीज के लिए आ हुआ है। और टेक्नोलॉजीज का मेरा मतलब क्या है, देखो अगर मैं सिस्को के स्विचेस की बात करूं ना, तो सिस्को के स्विचेस जो काम करता है वो काम करता है ईथरनेट टेक्नोलॉजी पे। ईथरनेट टेक्नोलॉजी का मतलब ईथरनेट वायर वगैरह, ठीक है, लैन केबल। इसी तरीके से बहुत सारे डिवाइसेस हैं IBM के। हेलो हाँ भाई बोलो सर, क्या बोलते हैं सिस्को के अंदर और बाकी जो अगर हमें ईथरनेट पे बनाना हो तो VLAN बैच बना के हम डाल सकते हैं ना आईपीस को? दोबारा बोलो अनुज। हम VLAN बैच क्यों बनाते हैं सर?
VLAN पैच हम क्यों बनाते हैं, इसका Patch- जिक्र यहाँ पे क्यों कर रहे हो अभी? सर ये आप जैसे VLAN का बता रहे हैं, इथरटंक के अंदर बनाते हैं हम, जो हाँ। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 आती है सिस्को के अंदर, हाँ तो उस तरह एक बैच ही बनता है सर, VLAN बैच बनता है। भाई मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, लेकिन उसका जिक्र अभी मत करो उस चीज अच्छा को। ठीक है आप सर, मेरे से क्लास के बाद वो मेरे से वो चीज ठीक है ठीक है। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे आपके सिस्को के स्विचेस ना वो बाय डिफॉल्ट ईथरनेट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, मतलब लैन केबल वगैरह पे। इसी तरीके से आईबीएम वगैरह के कुछ स्विचेस है ना, वो अलग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। वो काम करते हैं जैसे टोकन रिंग पे, वो काम कर रहे हैं एफडीडीआई पे। ये अलग टेक्नोलॉजीज हैं जो कि सिस्को से रिलेट नहीं करती हैं। तो इसलिए इवन जब आप सिस्को के डिवाइसेस पे कभी आप वीलैंस वगैरह देखोगे ना, तो आपको ये VLAN 1002 से लेके 1005 दिखाएगा तो सही कि बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है, लेकिन उसके आगे ये भी लिखा होगा अनसपोर्टेड, बिकॉज सिस्को स्विचेस नेवर सपोर्ट्स VLAN 1002 टू 1005। क्लियर है? अगर आपको ये चीज देखनी है तो यहाँ पे अपने वेब IOU पे आओ। ये मैंने यहाँ पे स्विच 1 का CLI ले रखा है। अब इस स्विच 1 अगर आपको कभी भी VLAN देखनी है तो आप कमांड क्या चलाओगे? सिंपल शो VLAN। अगर आप ये कमांड चलाते हो शो VLAN, तो देखना आपके पास एक डिटेल इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है कि बाय डिफॉल्ट VLAN 1 है, VLAN 1 का नाम क्या होता है? डिफॉल्ट। और इस स्विच के कितने पोर्ट है? इस स्विच के पोर्ट है टोटल 4, लेकिन आपको 3 ही क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ईथरनेट 0/3 पे IP एड्रेस नहीं दे दिया, तो जब क्योंकि वो पोर्ट एज काम कर रहा है लेयर 3 पोर्ट, तो वो किसी VLAN का पार्ट थोड़ी होगा, इसलिए वो कह रहा है, इसलिए आपका स्विच कह रहा है कि ईथरनेट 0/0, 0/1 और 0/2 आपके VLAN 1 में। यहां तक चीज क्लियर? अब आप ये देखो VLAN 1002 से लेके VLAN 1005 तक ये सारी की सारी VLAN ऑलरेडी बनी हुई है। आगे क्या लिखा हुआ? ACT। ACT का मतलब होता है एक्टिव, ये VLAN एक्टिव है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ? अनसप। अनसप का मतलब है अनसपोर्टेड। इट मींस सिस्को स्विचेस नेवर सपोर्ट्स दीज 4 VLANs। इज इट क्लियर? अब एक तो जब आपको अगर किसी सिस्को के स्विच पे अगर आपको देखना है VLAN, तो आप ये कमांड चला सकते हो शो VLAN। लेकिन आपके पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है थोड़ी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन अगर मेरे को थोड़ी शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देखनी है, सो आई कैन रन दिस कमांड शो VLAN ब्रीफ। तो यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ब्रीफ में आएगी, थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आएगी कि ये सारी VLAN है और इस VLAN में कौन कौन से इंटरफेसेस है। दैट्स इट। यहां तक चीज क्लियर? और बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विचेस के सारे पोर्ट आपके VLAN 1 में होते हैं। अब बात करते हैं कि VLAN की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। देखो आप लोगों ने जो CCNA में सीखा है वो सीखी है VLAN की कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन मोड। अगर आपको किसी भी स्विच पे VLAN को कॉन्फ़िगर करना है तो 2 तरीके होते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करने के। एक होता है कॉन्फ़िगरेशन मोड और एक आपका होता है डेटाबेस मोड। आप 2 तरीके से किसी भी सिस्को के स्विच पे VLAN की क्रिएट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। पहले हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड की। कॉन्फ़िगरेशन मोड आपका वही है जो कि आपने CCNA में सीखा हुआ है। मतलब आपने लिखा VLAN 2 तो VLAN 2 क्रिएट हो गई। अगर आपको VLAN 2 का नाम देना है तो आपने VLAN 2 का जो भी नाम देना है आपने दे दिया। आपने लिख दिया अकाउंट्स, क्योंकि VLAN 2 में जितने भी यूजर है वो अकाउंट डिपार्टमेंट के हैं, तो आपने लिख दिया उसका नाम अकाउंट्स। इसी तरीके से आपको VLAN 3 क्रिएट करना है, VLAN 3 क्रिएट हो गई आपका, आपने नेम लिखा। और अगर आपको किसी भी स्विच के इंटरफेस को VLAN में डालना है तो कमांड क्या होती है? इंटरफेस F0/2। मान लो मेरे को इसको डालना है VLAN 3 में, तो कमांड क्या लिखनी पड़ेगी? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। तो अब आपका स्विच का ये पोर्ट VLAN 3 में काम करेगा। बाय डिफॉल्ट किस में काम करता है? VLAN 1 में। ये चीज देखो पहले जरा। अब मेरे को इस स्विच के इंटरफेस ईथरनेट 0/0 को दूसरे VLAN में डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं VLAN 2 क्रिएट करता हूं। VLAN 2 क्रिएट करी, उसके बाद मैं मान लो इस VLAN 2 का नाम देता हूं। मैंने इस VLAN 2 का नाम दे दिया मान लो CCNA। डन। जब आप देखो अगर मैं अभी कमांड चलाऊंगा डू शो VLAN ब्रीफ, तो क्या आपको यहाँ पे VLAN 2 दिखा रहा है? नहीं ना दिखा रहा। जब भी आप वेब IOU प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होगे तो याद रखना जब तक आप एग्जिट नहीं कर देते तब तक आपका वो VLAN क्रिएट नहीं हुई है। अब देखो डू शो VLAN ब्रीफ चलाओ तो अब VLAN 2 क्रिएट हो गई। VLAN 2 का नाम हो गया क्या? CCNA। यहां तक चीज क्लियर? अब मैं चाहता हूं कि इस स्विच का जो इंटरफेस है ईथरनेट 0/0 ये VLAN 2 में काम करे, तो कमांड चलाओ इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। ये कमांड को एग्जीक्यूट करो तो अब आपका ये पोर्ट किस में काम करेगा? VLAN 2 में। हाउ यू कैन वेरीफाई? डू शो VLAN ब्रीफ। अब ये पोर्ट आपका VLAN 2 में ऑपरेट हो रहा है। दैट्स इट।
अब मेरा आप लोगों से, अब देखो एक नई चीज और ऐड ऑन करता हूं। मान लो मैं चाहता हूं ईथरनेट 0/1 जो पोर्ट है ना, ये VLAN 3 में काम करे, लेकिन क्या मैंने अभी तक VLAN 3 क्रिएट करी है? नहीं। तो मैं लिखता हूं इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। तो देखो मैंने अभी तक VLAN 3 बनाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके स्विच ने क्या करा, ये VLAN एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन मैंने आपके लिए वो VLAN बना दी है, क्रिएटिंग VLAN 3। तो इसका मतलब VLAN 3 आपके स्विच ने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी। डू शो VLAN ब्रीफ, VLAN 3 अपने आप क्रिएट हो गई, क्योंकि आपने VLAN 3 का नाम नहीं दिया कुछ भी, तो बाय डिफॉल्ट नाम वो ऐसे पिक कर लिया, VLAN 003, डन। और अब आप देख लो ईथरनेट 0/1 आपका VLAN 3 में ऑपरेट हो रहा है। अब मेरा आप चारों से आपसे क्वेश्चन है कि अगर मैं मान लो इस वक्त VLAN 3 को डिलीट कर देता हूं, ठीक, तो क्या आपका जो इंटरफेस E0/1 है वो वापस क्या VLAN 1 में चला जाएगा? आंसर करो आप चारों। नो सर। नहीं जाएगा। ये किसने आंसर करा? दीपक ने। हाँ जी सर। दीपक तुम तो जीनियस हो रहे हैं, पढ़ रहा है अपना लड़का। नलिनी मैम आपको कुछ कहना है? सर हो जाना चाहिए। होना चाहिए, चलो इसको देखते हैं। मैं लिखता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं नो VLAN 3। मैंने VLAN 3 उड़ा दी। अब उसके बाद ध्यान से समझना, अब मैं देखता हूं डू शो VLAN ब्रीफ करके मैंने कौन सा इंटरफेस डाला था, E0/1। तो अब कुछ लोगों को कहना है कि ये इंटरफेस वापस VLAN 1 में चला जाएगा, कुछ का कहना है सर नहीं जाएगा। देखते हैं भाई, VLAN 3 तो हमारी डिलीट हो गई, लेकिन इंटरफेस E0/1 हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा, राइट। अब ध्यान से बात समझना, अगर कोई स्विच का पोर्ट, ठीक है, किसी VLAN में ऑपरेट कर रहा था और वो VLAN आपने कर दी डिलीट, तो इसका मतलब वो पोर्ट अब किसी VLAN का पार्ट नहीं है। और अगर कोई स्विच का पोर्ट किसी VLAN का पार्ट नहीं है, तो स्विच कभी भी उस पोर्ट पे ना डेटा रिसीव करेगा ना ही फॉरवर्ड करेगा। दैट इज नेवर एवर पॉसिबल। अब तुम कहोगे कि सर अगर मेरे को उस इंटरफेस को देखना है तो मैं कहां देख सकता हूं? बेटा वो इंटरफेस आप देख सकते हो अभी भी। कैसे? देखो, मैं कमांड चलाता हूं शो इंटरफेसेस स्टेटस, ये कमांड चलाता हूं ना, तो देखना यहाँ पे इंटरफेस E0/1 दिखा दिया, और वो क्या कह रहा है कि ये इंटरफेस VLAN 3 में ही ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं VLAN 3 मान लो अब क्रिएट कर देता हूं, तो बाय डिफॉल्ट उस इंटरफेस की मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी, वो बाय डिफॉल्ट किसमें शो करेगा मुझे? VLAN 3 में। देखो VLAN 3 अभी क्रिएट नहीं हुई, क्यों? क्योंकि मेरे को एग्जिट करना पड़ेगा। अब क्रिएट हो गई, दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? तो देखो टेक्निकली मेरा मतलब क्या हुआ कि अगर किसी स्विच का पोर्ट किसी VLAN में काम कर रहा है और वो VLAN कर दिया आपने डिलीट, तो वो स्विच का पोर्ट वापस VLAN 1 में नहीं जाएगा, वो स्टिल ऑपरेट करेगा उसी VLAN में। लेकिन वो VLAN ही जब एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब स्विच के लिए वो पोर्ट किसी VLAN का पार्ट नहीं है। और अगर कोई स्विच का पोर्ट उस किसी VLAN का पार्ट नहीं है, तो ना ही डेटा रिसीव होगा और ना ही कभी डेटा फॉरवर्ड होगा। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर। नो सर। बढ़िया। नलिनी मैम आपको क्लियर हो गई ये चीज? हो ही गई। अब नेक्स्ट थिंग डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया VLAN की कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग VLAN कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब मैं VLAN की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं यूजिंग डेटाबेस मोड। लेकिन ध्यान से बात समझना, अगर आप अब अपनी CCNP स्विच की बुक देखोगे तो आपकी CCNP स्विच में VLAN डेटाबेस मोड का जिक्र नहीं है, क्योंकि अब जो भी मैं चीजें बता रहा हूं, VLAN की स्टेट्स और VLAन का डेटाबेस मोड से कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका CCI स्विच का पार्ट है। और मैंने आपको पहले बोला था CCI स्विच में इसमें इंक्लूड करूंगा। आप ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि अभी इसके लिए जो आप बुक फॉलो करोगे वो CCI स्विच की बुक फॉलो करोगे, ठीक है? अगर आपको VLAN कॉन्फ़िगर करनी है किसी स्विच पे यूजिंग डेटाबेस मोड, अब सिस्को रिकमेंड करती है कि कभी भी आप VLAN की कॉन्फ़िगरेशन करो तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड से ही करो, डेटाबेस मोड से मत करो। सिस्को खुद रिकमेंड करती है। और इवन अगर आप कभी रियल सिस्को के स्विच पे VLAN की कॉन्फ़िगरेशन करते हो यूजिंग डेटाबेस मोड, तो आपका सिस्को का स्विच खुद ही वार्निंग दे देता है कि आप डेटाबेस मोड से कॉन्फ़िगर कर रहे हो, प्रेफर करो कि आप कॉन्फ़िगरेशन मोड से करो। अब इसके पीछे रीजन क्या है तो मुझे भी नहीं पता। इट मींस डेटाबेस मोड इज नो मोर यूज इन इंडस्ट्रीज। इवन सिस्को भी रिकमेंड करती है कि VLAN की कॉन्फ़िगरेशन हमेशा आप कॉन्फ़िगरेशन मोड से करो, क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल भी है डेटाबेस मोड। अभी दिखाता हूं कैसे। मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं आ गया प्रिविलेज मोड में। अब प्रिविलेज मोड में आने के बाद मैं लिखता हूं VLAN
डेटाबेस, एंटर करो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वार्निंग, इट इज रिकमेंडेड टू कॉन्फ़िगर VLAN फ्रॉम कॉन्फ़िग मोड। स्विच देखो, रियल सिस्को का स्विच भी यही आपको वार्निंग देता है कि आप कॉन्फ़िगर करो VLAN यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन मोड। डेटा में देखो क्या कह रहा है, एज VLAN डेटाबेस मोड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड। इसका मतलब क्या है, VLAN का डेटाबेस मोड जो है ना, वो अब डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या है, अब वो और यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लीज कंसल्ट यूजर डॉक्यूमेंटेशन फॉर कॉन्फ़िगरिंग BTB VLAN इन ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसका मतलब यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई। मतलब मैंने प्रिविलेज मोड में लिखा VLAN डेटाबेस, अब मैं आ गया VLAN के डेटाबेस मोड में। अब मैं मान लो मैं एक VLAN 27 क्रिएट करना चाहता हूं, मैंने लिखा VLAN 27, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर VLAN 27 तो शायद ऐड हो गई होगी, है ना। मैं दिखाऊं, डू शो VLAN ब्रीफ करके, भाई VLAN 27 ऐड नहीं हुई, ठीक है। अब मैं अब मैं कमांड लिखता हूं ना, शो करंट अगर आप कमांड चलाओगे तो ये आपको वो सारी VLAN दिखाएगा जो कि इस वक्त इस स्विच पे एग्जिस्ट करती है। VLAN 1 एग्जिस्ट कर रही है इस वक्त, VLAN 2 एग्जिस्ट कर रही है, VLAN 3 एग्जिस्ट कर रही है, एंटर करते रहो। VLAN 1002 से लेके VLAN 1005 तक आपको ऑलरेडी पता है कि वो स्विच पे क्रिएट होती है। तो डेटाबेस मोड में जाके अगर आप शो करंट वाली कमांड चलाते हो तो वो आपको सारी करंट VLAN दिखा देगा। अब मैं अगर ये कमांड चलाता हूं, शो प्रपोज्ड, तो प्रपोज में आपको वो VLAN भी दिखाएगा जो कि अभी तक VLAN के जो VLAN का पूरा जो डेटाबेस है ना, उसमें अभी तक VLAN वो एक्चुअल में क्रिएट नहीं हुई है, लेकिन वो प्रपोज्ड है कि हाँ इसको क्रिएट कर दो। शो प्रपोज करो तो VLAN 1 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, और यहाँ पे देखो VLAN 27 भी दिखा रहा है। तो मतलब VLAN 27 इज प्रपोज्ड, अभी तक VLAN 27 बनी नहीं है, लेकिन वो प्रपोजल में है। अगर अब आपको VLAN 27 इस स्विच पे क्रिएट करनी है तो आपको जाके लिखना पड़ेगा अप्लाई लिखने के बाद अब वो VLAN क्रिएट हुई है। डू शो VLAN ब्रीफ, अब आपको VLAN 27 दिखा रहा है कि नहीं आ रहा। सो दिस इज हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर द VLANs यूजिंग द डेटाबेस मोड। इज इट क्लियर गाइज? ये था आपका डेटाबेस मोड से VLAN क्रिएट करना, ठीक है। और सिस्को अब रिकमेंड नहीं करती है कि अब आप मत यूज करो, तो अब आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए अच्छी चीज है, मैंने आपको बता दी है, क्योंकि आपकी CCI स्विच में ये चीज है, तो जान लिया आप लोगों ने। तो डेटाबेस मोड की कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो गई, कॉन्फ़िगरेशन मोड की भी कंप्लीट हो गई। VLAN कैसे क्रिएट करते हैं वो हमें पता चल चुका है। अब बात करते हैं VLAN की स्टेट्स की। VLAN स्टेट्स, ठीक है। VLAN का स्टेट्स, अब देखो VLAN की ना कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है। तुम्हारे लिए सारी चीजें नहीं है तो ध्यान से समझ लेना। देखो VLAN की एक स्टेट होती है आपकी एक्टिव स्टेट, एक होती है हमारी सस्पेंडेड स्टेट, ठीक है। एक्टिव स्टेट का तो मतलब आई होप आप लोग समझते हो कि अगर वो VLAN एक्टिव है तो मतलब उस VLAN में जितने भी पोर्ट होंगे उन पोर्ट्स पे स्विच डेटा रिसीव भी करेगा, सेंड भी करेगा, दैट्स फाइन। बट अगर किसी स्विच के मान लो VLAN की स्टेट सस्पेंडेड है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वो VLAN उस स्विच पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वो VLAN उस स्विच पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और अगर वो स्विच पे अगर किसी भी स्विच की VLAN एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इसका मतलब क्या है, उस पोर्ट्स पे कभी भी ना ही स्विच डेटा रिसीव करेगा ना ही सेंड करेगा। देखो कैसे कर सकते हो इस चीज को आप, यहाँ पे आओ। अभी अगर मैं कमांड चलाता हूं डू शो VLAN ब्रीफ, तो आपके सामने स्टेटस आ रहा है। स्टेटस में क्या आ रहा है कि सारी की सारी VLAN क्या है, एक्टिव, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं VLAN 27, उसके बाद अब मैं लिखता हूं स्टेट के बाद में आगे क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। रुक जाओ, इसमें नहीं दिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखता हूं स्टेट सस्पेंडेड, रुक जाओ बाहर निकलने दो इससे जरा। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आओ, लिखो VLAN 27, फिर लिखो स्टेट और फिर क्वेश्चन मार्क लगाओ। यहां पे आ रहा है कि आपको स्टेट का क्या करना है, आपको एक्टिव करनी है सस्पेंड। तो VLAN 27 में अब जितने भी पोर्ट होंगे, ठीक है, वो क्या हो गए, सारे सस्पेंड। एग्जिट करो और फिर देखो डू शो VLAN ब्रीफ, तो सस्पेंड हो गई या नहीं। तो इस VLAN के अंदर अब जितने भी पोर्ट होंगे उन सारे पोर्ट से डेटा फॉरवर्डिंग और डेटा रिसीविंग क्या कर देगा, स्विच बंद। सो दैट इज स्टेट ऑफ VLAN। इज इट क्लियर? और आप चाहो तो और क्या कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे VLAN 27 शट डाउन,
ठीक है, या फिर अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप ऐसे लिख दो शट डाउन। आप ऐसे भी लिख सकते थे, तो वो क्या करता, वीलैन की स्टेट को क्या कर देता, सस्पेंड कर देता। समझ में आया? देखो मैं क्या करता हूं, वीलैन मेरा वीलैन 2 है ना, वीलैन 2 को हम करते हैं शट डाउन कर दिया, एग्जिट करो, डू शो वीलैन ब्रीफ। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, वीलैन 2 स्टेट क्या है इसकी, शट डाउन, ठीक है, सस्पेंडेड स्टेट है। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो स्टेट शट डाउन है, आपकी सस्पेंडेड है, तो मतलब उस पोर्ट पे कभी भी अब ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं होगा, ना ही रिसीव होगा। तो ये थी आपकी वीलैन की स्टेट्स, वीलैन की कॉन्फ़िगरेशंस, किस तरीके से आप वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो सिस्को के स्विचेस पे। एंड दैट इज द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वीलैन। अभी तक के लिए जो वीलैन बताया, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लो। अनुज, दीपक, नलिनी मैम एंड रेहान, फटाफट रिप्लाई करो। रिज्यूम रिकॉर्डिंग। देखो अब इसको ये सब पढ़ना कहां से है, वो सब देख लो जरा सा, ढूंढते फिरोगे फिर ये सारी चीजें कहां मिलेंगी। CCI R&S बुक्स, बुक्स के बाद CCI R&S वॉल्यूम 1, ये बुक्स आज शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। मैंने कहा आप लोगों को बोला था कि ग्रुप में मेरे को जरा अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दो, दो स्टूडेंट ने शेयर करी थी, बाकी किसी ने शेयर नहीं करी, तो सारे अपनी ईमेल आईडी शेयर कर देना ग्रुप में। यहाँ पे जो आपका ये है लैन स्विचिंग, लैन स्विचिंग में जब आप जाओगे, लैन स्विचिंग में आपका लिखा आ रहा है यहाँ पे वीलैंस। तो वीलैंस का आपका जो सेकंड चैप्टर है CCI R&S वॉल्यूम 1 का, उस चैप्टर को ओपन कर लेना। यहाँ पे आपके पास सारा का सारा वीलैंस का जो मैंने आपको पढ़ाया है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, डेटाबेस मोड, स्टेट्स वगैरह, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखो वर्चुअल लैन्स, फिर वीलैन कॉन्फ़िगरेशन, वीलैन कॉन्फ़िगरेशन आपकी दो तरीके की दिख जाएंगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे आ गया पहले वीलैन डेटाबेस मोड से कैसे आपको वीलैन क्रिएट करना है, उसके बाद फिर आपके सामने है देखो वीलैन की डेटाबेस मोड में किस तरीके से आप वीलैन क्रिएट कर सकते हो, शो वीलैन ब्रीफ करके आप देख सकते हो। वीलैन डेटाबेस, शो करंट कमांड मैंने ऑलरेडी चला के आपको दिखाई थी। उसके बाद शो प्रपोज्ड, मतलब अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है आप लोगों को। फिर अप्लाई वगैरह, आप वीलैन का नाम कैसे डाल सकते हो, सारी चीजें हैं आपके पास। डन। उसके पास वीलैन को कैसे असाइन करना है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है इस बुक में, तो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। वीलैन का ऑपरेशनल स्टेट क्या है, कौन सी एक्टिव कैसे करना है, सस्पेंड कैसे करना है, ये ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। दैट्स इट। तो आपको CCI R&S वॉल्यूम 1 का चैप्टर 2 से ये सारी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स इन स्विचेस। नेक्स्ट क्लास में प्लीज आप लोग मुझे याद दिला देना कि आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाना है कि LLDP क्या होता है और CDP क्या होता है। आप लोग मेरे को याद दिलाओगे नेक्स्ट क्लास में कि सर आपको LLDP पढ़ाना है और आपको पढ़ाना है CDP। ठीक है। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स इन स्विचेस में देखो क्या है, आपके स्विच के पोर्ट्स के ना टाइप्स हैं। सबसे पहला हमारा होता है स्विच का पोर्ट, या तो वो हो सकता है आपका एक्सेस पोर्ट और या फिर आपका वो हो सकता है ट्रंक पोर्ट। आपके स्विच के पोर्ट दो मोड्स में ऑपरेट करते हैं। अब एक्सेस पोर्ट हमारा कौन सा है, एक्सेस हमारे वो पोर्ट्स हैं विच कैरीज सिंगल वीलैन डेटा, और हमारे ट्रंक पोर्ट कौन से हैं, विच कैरीज मल्टीपल वीलैन डेटा। तो स्विच के ऐसे पोर्ट जिनसे मल्टीपल वीलैन का ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है वो हो गया ट्रंक पोर्ट, और स्विच के ऐसे पोर्ट जिनसे सिर्फ सिंगल वीलैन का डेटा फॉरवर्ड होता है वो हमारे हो गए एक्सेस पोर्ट। इसको समझो, देखो ये हो गया मेरा स्विच, इस स्विच पे यहाँ पे इस पोर्ट पे एक मान लो PC कनेक्टेड है। डन। अब इस और ये पोर्ट है आपका वीलैन 1 में, इसी तरीके से ये स्विच का पोर्ट है, यहाँ पे एक PC कनेक्टेड है लेकिन वो पोर्ट है वीलैन 2 में। इसी तरीके से इस स्विच के साथ एक और स्विच कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं वीलैन 2 में, कुछ डिवाइसेस हैं वीलैन 1 में। ठीक। अब ऐसे समझो, जब भी ये PC, ठीक है, जब भी ये PC डेटा फॉरवर्ड करेगा स्विच को,
तो ये डेटा किसका फॉरवर्ड करेगा, ये डेटा फॉरवर्ड करेगा आपके स्विच को। जैसे ही स्विच के पास डेटा आएगा, ठीक है, स्विच देखेगा डेस्टिनेशन मैक, फिर वो कहां देखेगा, अपनी कैम टेबल में, क्या वो मेरी कैम टेबल में वो मैक एड्रेस है, उसके बाद वो डेटा फॉरवर्ड करता है, राइट, यही हमें पता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी इस स्विच के पोर्ट के पास हमेशा डेटा आएगा, तो क्या हमेशा इसके पास डेटा VLAN 1 का डेटा आएगा, और कभी भी स्विच को इस पोर्ट से अगर डेटा फॉरवर्ड करना भी होगा, तो वो क्या हमेशा VLAN 1 का ही डेटा फॉरवर्ड नहीं करेगा, क्योंकि दो डिफरेंट VLANs तो आपस में कम्युनिकेट करती ही नहीं है, राइट। तो इस स्विच के पोर्ट से हमेशा VLAN 1 का डेटा रिसीव होगा और VLAN 1 का ही डेटा फॉरवर्ड होगा। तो इस पोर्ट पे हमेशा एक ही VLAN का डेटा जाएगा, VLAN 1 का, VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका कभी डेटा जा सकता है, इस पोर्ट से नहीं। तो ऐसा पोर्ट हमारा क्या हो गया, ऐसा पोर्ट हमारा हो गया एक्सेस पोर्ट। डन। इसी तरीके से ये जो स्विच का पोर्ट है, जब भी स्विच को डेटा भेजना होगा इस पोर्ट से, तो हमेशा VLAN 2 वाले जो भी डिवाइस VLAN 2 में होगा उसी का डेटा भेजेगा इसके पास, और जब भी इसके पास डेटा आएगा हमेशा VLAN 2 का ही डेटा आएगा। तो इसका मतलब इस पोर्ट पे हमेशा VLAN 2 का डेटा या तो सेंड होगा या रिसीव होगा। तो ये पोर्ट हमारा क्या हो गया, ये पोर्ट भी हो गया एक्सेस पोर्ट। डन। अब बात ध्यान से समझना, बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विचेस के जो पोर्ट होते हैं वो कौन से पोर्ट होते हैं, वो होते हैं एक्सेस पोर्ट। डन। और हमें पता है ना, बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विच के सारे पोर्ट किसमें होते हैं, VLAN 1 में। तो मान लो अगर ये जो स्विच, दो स्विच आपस में कनेक्टेड है, इनके पोर्ट अगर मान लो ये हो गए VLAN 1, ठीक है, ये दोनों पोर्ट क्या हो गए, VLAN 1 मान लो। तो अब इस पोर्ट से अगर मान लो इस पीसी को डेटा फॉरवर्ड करना है, दोनों पीसी किसमें है, VLAN 1 में, तो ये स्विच अपने इस पोर्ट से ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि ये पोर्ट VLAN 1 में है और डेटा भी उसको VLAN 1 का रिसीव हुआ है, और वो इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन अगर मान लो, क्योंकि स्विच का एक पोर्ट हमेशा एक ही VLAN में होता है, स्विच का कभी एक पोर्ट दो VLAN का पार्ट नहीं हो सकता। तो अगर मान लो इस पीसी को यहाँ पे एक पीसी को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, तो क्या इस पोर्ट से डेटा भेजेगा स्विच, नहीं, क्योंकि ये पोर्ट तो VLAN 1 में है और डेटा किसका है, ये VLAN 2 का। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इन दोनों स्विचेस के बीच में एक और केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी, इन पोर्ट्स को डालना पड़ेगा VLAN 2 में और तब जाके स्विच इस पीसी का डेटा इस पीसी को भेजेगा वाया दिस पोर्ट, राइट गाइस। अब मैं ये कह रहा हूं, मान लो इस स्विच पे मान लो 10 VLAN चल रही है, VLAN 1 to VLAN 10, इस स्विच पे भी VLAN 1 से लेके VLAN 10 चल रही है। अब जब भी इन 10 VLAN के अंदर मान लो दो डिवाइसेस है, ऐसे ही मान लो, और यहाँ पे भी जो 10 VLAN है, हर एक VLAN के अंदर दो डिवाइस है। अब जब भी VLAN 1 के किसी डिवाइस को VLAN 1 के इधर किसी डिवाइस को डेटा फॉरवर्ड करना होगा, तो आपको एक अलग से केबल चाहिए VLAN 1 की। फिर VLAN 2 के किसी डिवाइस को डेटा फॉरवर्ड करना है, तो अलग से केबल चाहिए VLAN 3 के लिए, एक अलग से केबल VLAN 4 के लिए, अलग से VLAN 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए। तो देखा जाए 10 VLAN के अगर डेटा फॉरवर्ड करना आपको आपस में स्विचेस के बीच में, तो आपको 10 केबल दो स्विचेस के बीच में ही चाहिए होंगी, विच मेक्स नो सेंस। ये चीज तो बहुत ही इररिलेवेंट हो गई कि नहीं हो गई। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं इन स्विचेस के बीच में सिर्फ एक केबल कनेक्ट करता हूं और इन पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर देता हूं एज ट्रंक पोर्ट, क्योंकि एक्सेस पोर्ट से तो हमेशा एक ही VLAN का डेटा जाएगा। अब क्योंकि ये पोर्ट्स कॉन्फ़िगर हो गए एज ट्रंक पोर्ट, तो इसका मतलब इन पोर्ट से हमेशा अब मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक जाएगा। तो मतलब अब इस पोर्ट से आपका स्विच VLAN 1 का भी ट्रैफिक भेज सकता है, VLAN 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, किसी भी VLAN का ट्रैफिक अब स्विच फॉरवर्ड कर सकता है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा हो गया ट्रंक पोर्ट, वो हो गया एक्सेस पोर्ट। और तो अगर मैं इस चीज को मैं थोड़ा सा समराइज करूं, तो मुझे ये चीज समझ में आती है क्या, कि जब भी दो स्विचेस आपस में कनेक्ट होंगे, वो पोर्ट्स कॉन्फ़िगर कैसे होंगे, ट्रंक पोर्ट। लेकिन अगर किसी स्विच के साथ सामने कोई राउटर कनेक्टेड है, सामने कोई पीसी कनेक्टेड है, सामने कोई प्रिंटर कनेक्टेड है, सामने दुनिया का कोई सा भी डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, स्विच के अलावा, तो वो पोर्ट कौन सा होना चाहिए, एक्सेस पोर्ट। चीजें क्लियर है? अब आप चारों को यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ठीक है। अब किसी स्विच के पोर्ट को कैसे आप मैनुअली वाया कमांड्स एक्सेस बना सकते हो, ट्रंक बना सकते हो, वो आपको कैसे पता चलेगा, प्लस कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो वो देखो। हम वापस अपनी टोपोलॉजी पे आते हैं। मैंने स्विच 1 का ऑलरेडी CLI ले रखा है, ये स्विच 1 का CLI है मेरे पास।
अब अगर मैं कमांड चलाता हूं ना दोस्तों, ये प्रिविलेज मोड में जाके शो इंटरफेस, मैं किसी इंटरफेस की इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं, E0/0 की मैं इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कमांड चलाऊंगा शो इंटरफेस E0/0, तो मैंने आपको बता दिया है तो राउटर की तरह इंफॉर्मेशन दिखाएगा। लेकिन अगर आपको एक स्विच से रिलेट इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप कमांड क्या चलाओ, शो इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट, एग्जीक्यूट दिस कमांड। अब स्विच क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। स्विच कह रहा है कि मेरे ऊपर स्विच पोर्ट फीचर क्या है, इनेबल्ड, तो मतलब मैं काम कैसे कर रहा हूं, एज लेयर 2 पोर्ट, ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। देन ऑपरेशनल मोड क्या है, यहाँ पे ऑपरेशनल मोड है एक्सेस, तो मतलब ये पोर्ट काम कर रहा है एज एक्सेस पोर्ट। इज इट क्लियर? और अगर यहाँ पे ऑपरेशनल मोड होता ट्रंक, तो मतलब ये पोर्ट काम कर रहा होता एज ट्रंक पोर्ट। और बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विचेस के जो पोर्ट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक्सेस पोर्ट ही होते हैं। यहां तक चीज क्लियर है? अब ध्यान से समझना, अगर मेरे को किसी पोर्ट को मैनुअली एक्सेस बनाना है तो कैसे बना सकते हो, इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, वो बन गया एक्सेस पोर्ट। और अगर आपको ट्रंक बनाना है तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। देखो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाओ तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना कि आप डायरेक्ट उस पोर्ट को ट्रंक भी बना सकते हो। तो आप ट्रंक बना दो। अगर मैं इस कमांड को अभी एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, लिखा आ गया कमांड रिजेक्टेड। और क्या लिखा है, एन इंटरफेस whose trunk encapsulation is auto cannot be configured to the trunk mode। इस लाइन का मतलब क्या है मैं अभी आपको ना नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, अभी के लिए इस चीज को स्किप कर दो। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि अगर आपको किसी पोर्ट को एक्सेस बनाना है तो सिंपल सी ये कमांड चलानी है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। लेकिन अगर आपको कोई सिस्को के स्विच को ट्रंक बनाना है तो आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड डायरेक्ट नहीं चला सकते। इससे पहले आपको क्या कमांड चलानी पड़ेगी, देखो अगर मान लो मेरे को E0/2 को ट्रंक बनाना है तो पहले मैं कमांड चलाऊंगा स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के बाद या तो .1Q यूज करो या यूज करो ISL, वो आपके ऊपर है। ये है क्या, ये अभी आगे बताऊंगा, परेशान मत होना। उसके बाद लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब आपका ये पोर्ट मैनुअली ट्रंक बन चुका है, समझ में आया? तो वाया कमांड्स मैंने अभी इसको ट्रंक बनाया है। और इस कमांड का मतलब क्या है मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। डन। अब अगर मैं इस स्विच की इंफॉर्मेशन देखूं, शो इंटरफेस E0/2 स्विच पोर्ट, यही तो कमांड है मेरे पास। अब ये क्या कह रहा है, ऑपरेशनल मोड क्या है, ट्रंक, तो मतलब ये पोर्ट कैसे काम कर रहा है, एज ट्रंक पोर्ट। लेकिन यही कमांड में अगर किसी दूसरे इंटरफेस के लिए देखूं, मान लो 0/0 के लिए देखता हूं, तो इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, दिस पोर्ट इज ऑपरेटिंग एज एक्सेस मोड। समझ में आया? तो ऑपरेशनल मोड से आपको पता चलता है कि वो पोर्ट एज एक्सेस पोर्ट काम कर रहा है या ट्रंक पोर्ट। समझ में आया? इसके अलावा आप ये कमांड भी चला सकते हो, शो इंटरफेस ट्रंक, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इस स्विच के कौन कौन से पोर्ट ट्रंक है। वो कह रहा है ईथरनेट 0/2 पोर्ट जो है आपका ट्रंक है। बाकी ये जो इंफॉर्मेशन लिखी आ रही है इनका मतलब क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज की क्लास में शायद एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, वो एक्सप्लेन होगा आपको नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी के लिए इसको यहीं तक रखो। तो ये तो हमारा हो गया टाइप्स ऑफ पोर्टिंग स्विचेस। डन। अब जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास वो है VLAN टैगिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका VLAN टैगिंग। चलो आज ही हो जाए। देखो VLAN टैगिंग का मतलब क्या है, ये हो गया मेरा स्विच 1, ये आगे एक और डिवाइस कनेक्टेड है इससे, स्विच 2, आगे एक और डिवाइस कनेक्टेड है, स्विच 3। यहाँ पे एक पीसी कनेक्ट करो, यहाँ पे पीसी कनेक्ट करो, पीसी 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 पीसी। डन। अब ध्यान से देखना, मान लो ये पोर्ट है आपका VLAN 1 में, ये पोर्ट VLAN 1 में, ये डिवाइस VLAN 1 में। डिवाइस का मतलब वो पोर्ट स्विच का, ठीक है। ये हो गया VLAN 2 VLAN 2 VLAN 2, ये हो गया VLAN 3 VLAN 3। तो इसका मतलब इस स्विच पे कौन कौन सी VLAN चल रही है, VLAN 1 VLAN 2 VLAN 3। इस स्विच पे कौन कौन सी VLAN चल रही है, VLAN 1 VLAN 2। इस स्विच पे कौन कौन सी VLAN चल रही है, VLAN 1 VLAN 2 VLAN 3। डन। अब
ये पोर्ट्स ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, मेरी ये पोर्ट तो कॉन्फ़िगर मैं कैसे करूंगा, एज ट्रंक पोर्ट, हाँ या ना। लो ये हो गए मेरे ट्रंक पोर्ट, ये हो गए मेरे ट्रंक पोर्ट, और बाकी ये पोर्ट क्या होंगे, बाकी ये मेरे पोर्ट होंगे एक्सेस पोर्ट। डन। अब ध्यान से बात समझना, मैं कह रहा हूं कि मान लो इस पीसी को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है इस पीसी को। डन। अब इस पीसी ने डेटा जनरेट करा, डेटा के ऊपर सोर्स आईपी सोर्स मैक तो लगेगा, ये चीज तो आप लोगों को पता है। मैंने इन दोनों के मैक एड्रेस अज्यूम ये कर लिए, ठीक है, ए और बी। तो सोर्स मैक क्या लगेगा, ए, डेस्टिनेशन मैक क्या लगेगा, बी। अब ये पीसी ट्रैफिक किसको देगा, स्विच को, ठीक। जैसे ही इस स्विच के पास ट्रैफिक आया, ध्यान से बात समझना बिल्कुल, स्विच अपनी क्या देखेगा, कैम टेबल। ये मान लो इस पोर्ट का नाम हो गया पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4। अब ये स्विच के, अगर मैं स्विच 1 की मैक एड्रेस टेबल देखूंगा तो स्विच की मैक एड्रेस टेबल पोर्ट 4 पे ही तो ये एंट्री होगी कि अगर उसको बी डिवाइस पे पहुंचना है तो पोर्ट 4 से डेटा फॉरवर्ड करना है, हाँ या ना। इवन ये जो डिवाइस है, मान लो इसका मैक एड्रेस सी है, इसकी भी एंट्री यहीं पे होगी। ये जो डिवाइस है डी, इसकी भी एंट्री यहीं पे होगी। भाई जरूरी थोड़ी है कि स्विच के एक पोर्ट पे एक ही मैक एड्रेस होगा। अगर मान लो सामने स्विच कनेक्टेड है और उस स्विच से मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड है तो इसी पोर्ट पे तो उन सारे डिवाइसेस का मैक एड्रेस होगा, हाँ या ना। तो स्विच के पोर्ट 4 पे एंट्री है कि अगर डिवाइस बी सी डी अगर इन पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है तो पोर्ट 4 से करना है। स्विच के पास ये डेटा आया, स्विच ने देखा डेस्टिनेशन मैक क्या है, बी। स्विच ने अपनी कैम टेबल चेक करी, कैम टेबल में लिखा हुआ है बी जो है वो आपका पोर्ट 4 से रीचेबल है। अब स्विच ने ये देखा कि ये पोर्ट 4 जो है ना वो ट्रंक पोर्ट है। अब जब भी डेटा ट्रंक पोर्ट से फॉरवर्ड होता है तो स्विच क्या करता है, जो भी यूजर का डेटा उसको रिसीव हुआ है ना उसके ऊपर एक वीलैन का टैग लगा देगा। कि ये वीलैन का टैग लगाने का मतलब क्या है, देखो ये डेटा जो है कौन से पोर्ट पे रिसीव हुआ है, इस पोर्ट पे। ये पोर्ट कौन से वीलैन में, वीलैन 1 में। तो स्विच इस पे टैग लगा देगा कि ये डेटा वीलैन 1 का डेटा है। यहां तक चीज क्लियर। उसके बाद वो ट्रैफिक ट्रंक पोर्ट पे ट्रेवल करेगा, मतलब ट्रंक पोर्ट पे कभी भी विदाउट वीलैन टैग डेटा फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक। वीलैन 1 का टैग लगा दिया आपके स्विच ने। अब ये डेटा है स्विच 2 के पास। स्विच 2 सबसे पहले देखेगा वीलैन का टैग क्या लग के आ रहा है, वीलैन का टैग लग के आया 1। तो स्विच को पता चल गया कि मेरे को इस डेटा को उसी पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है जो वीलैन 1 में होगा, दैट्स इट। उसके बाद स्विच ने देखा डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक क्या है, बी। अब इस स्विच 2 ने अपनी कैम टेबल देखी, उसकी कैम टेबल में एंट्री पड़ी है कि पोर्ट 1 पे ये डिवाइस कनेक्टेड है, बी नाम का, ट्रैफिक फॉरवर्ड हो गया। समझ में आया, ये होगी वीलैन टैगिंग। अब ध्यान से समझना, इस प्रोसेस को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं किसी दूसरे डिवाइस के साथ। अब मान लो कि अब इस डिवाइस को, वीलैन 2 का ये जो डिवाइस है, इसको यहीं पे कोई एक और डिवाइस कनेक्टेड है वीलैन 2 में, इसको ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है, ठीक है दोस्तों। अब ये ट्रैफिक जब जनरेट हुआ तो उसमें सोर्स मैक क्या लग गया, मान लो इसका मैक एड्रेस है x, इसका मैक एड्रेस है y, x मैक एड्रेस y। डेटा कहां है, स्विच के पास। जैसे ही स्विच ने डेटा रिसीव करा, स्विच क्या देखेगा, डेस्टिनेशन मैक। स्विच ने देखा डेस्टिनेशन मैक क्या है, y। अब स्विच देखेगा अपनी कैम टेबल, उसकी कैम टेबल कहती है कि ये जो डिवाइस है ना ये उसके पोर्ट 2 पे है, y नाम का। अब स्विच ने देखा यार पोर्ट 2 जो है वो तो एक एक्सेस पोर्ट है, तो जब भी डेटा एक्सेस पोर्ट से फॉरवर्ड होगा तो स्विच कभी वीलैन का टैग नहीं लगाता, मतलब डेटा एज इट इज फॉरवर्ड हो गया। यहां तक चीज क्लियर। अब तुम एक बात और ध्यान से समझना, जब इस स्विच 2 के पास इस वाले स्विच ने वीलैन का टैग लगा के भेजा था, वीलैन 1 का टैग लगा के, राइट। तो स्विच 2 ने अपनी कैम टेबल देखी, कैम टेबल में एंट्री कहां पड़ी थी कि पोर्ट 1 पे मैक एड्रेस बी नाम का कनेक्टेड है। लेकिन स्विच 2 ने यह भी देखा कि ये वो पोर्ट तो एक्सेस पोर्ट है, तो एक्सेस पोर्ट पे डेटा फॉरवर्ड करने से पहले स्विच 2 ने, जो स्विच 1 ने वीलैन का टैग लगा के भेजा था ना, उस वीलैन के टैग को स्विच 2 हटा देगा और फिर डेटा को भेज देगा, किसको, आपके इस डिवाइस को। समझ में आया। देखो अगर मान लो वीलैन का टैग लगा डेटा स्विच पीसी को भेज देता, तो क्या स्विच के ऊपर वीलैन का कॉन्सेप्ट है, नहीं है। तो स्विच के पास अगर किसी पीसी के पास डेटा आ गया, या किसी राउटर के पास डेटा आ गया, या किसी प्रिंटर के पास डेटा आ गया जिसमें डेटा के ऊपर वीलैन का टैग लगा हुआ है, अब आपके प्रिंटर पीसी तो वीलैन को समझता ही नहीं है,
तो क्या वो VLAN को टैग को समझ पाएंगे? नहीं। तो अगर वो VLAN को टैग को समझ ही नहीं पाएंगे तो वो डेटा को क्या कर देंगे? डिस्कार्ड, कि डेटा करप्टेड है, क्योंकि उनको तो वो चीज समझ ही नहीं आएगी ना। इसलिए जब भी डेटा एक्सेस पोर्ट से फॉरवर्ड होता है तो हमेशा VLAN का टैग क्या कर दिया जाता है? रिमूव। लेकिन जब भी डेटा हमेशा ट्रंक पोर्ट से फॉरवर्ड होता है तो हमेशा VLAN का टैग क्या कर दिया जाता है? ऐड। यहां तक पहले बताओ, आप चारों में से किसी को कोई डाउट है? नो सर। नलिनी मैम, आपको कोई डाउट है? नो सर। अनुज, दीपक एंड रेहान? नो सर। चलो ठीक है, अब बात समझना। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि सर कि VLAN का टैग, हमें ये तो समझ में आ गया कि स्विच VLAN का टैग तब लगाएगा जब डेटा ट्रंक पोर्ट से फॉरवर्ड होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये भी है कि सर VLAN का टैग लगा क्यों रहा है स्विच? देखो भाई, स्विच VLAN का टैग इसलिए लगा रहा है ताकि वो दूसरे स्विच को ये बता सके कि ये डेटा कौन से VLAN के डिवाइसेस को फॉरवर्ड करना है। अब आप कहोगे सर कैसे? ध्यान से समझना, ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, अब चीजें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। मान लो मैं कहता हूं दोस्तों कि ये जो डिवाइस है VLAN 1 वाला डिवाइस, इसने डेटा जनरेट करा और डेटा को कर दिया ब्रॉडकास्ट। डन। अब जब डेटा ब्रॉडकास्ट हुआ, ये कहां पे आया? स्विच के पास। अब स्विच ने देखा डेस्टिनेशन में क्या है? ब्रॉडकास्ट। तो स्विच को पता है मुझे अपने सारे पोर्ट से डेटा फॉरवर्ड करना है, लेकिन डेटा को ब्रॉडकास्ट करने से पहले स्विच ने देखा ये पोर्ट कौन सी VLAN में है। स्विच ने देखा ये पोर्ट तो VLAN 1 में है, तो स्विच कहेगा मैं डेटा ब्रॉडकास्ट तो करूंगा, लेकिन उन्हीं पोर्ट से ब्रॉडकास्ट करूंगा जो कि VLAN 1 में होंगे और जो मेरे ट्रंक पोर्ट होंगे, क्योंकि ट्रंक पोर्ट से तो सारे VLAN का डेटा जाता है ना, तो चाहे वो VLAN 1 हो, चाहे VLAN 50 हो, चाहे VLAN 1050 हो, भाई ट्रंक पोर्ट से तो सारी VLAN का डेटा जाएगा। तो मतलब स्विच 1 इस ब्रॉडकास्टेड डेटा को अपने उन सारे पोर्ट से भेजेगा जो कि VLAN 1 में होंगे और ट्रंक पोर्ट पे। तो क्योंकि जो भी एक्सेस पोर्ट होंगे तो उनपे तो विदाउट VLAN टैग स्विच डायरेक्ट डेटा ब्रॉडकास्ट कर देगा, लेकिन VLAN 2 VLAN 3 वाले डिवाइसेस को देगा नहीं। जब स्विच ट्रंक पोर्ट पे डेटा फॉरवर्ड करेगा ना, क्योंकि ब्रॉडकास्टेड है ट्रैफिक, और ब्रॉडकास्टेड ट्रैफिक है तो मतलब ट्रंक पे जाएगा। ट्रंक पे जाने से पहले स्विच डेटा के ऊपर क्या लगा देगा? VLAN का टैग। भाई ये डेटा VLAN 1 का है। डन। जब इस स्विच 2 के पास ये डेटा आया, स्विच ने देखा कि VLAN का टैग क्या है? 1। बहुत बढ़िया। अब स्विच VLAN का टैग तो देख लिया कि ये भाई ये तो VLAN 1 में डिवाइसेस को डेटा फॉरवर्ड करना है, लेकिन अब स्विच देखेगा डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या है? ब्रॉडकास्ट। तो स्विच 2 को यहाँ पे ये चीज क्लियर हो चुकी है कि मेरे को ये डेटा ब्रॉडकास्ट तो करना है, लेकिन उन्हीं पोर्ट्स पे करना है जो कि VLAN 1 में होंगे। समझ में आया? तो VLAN का टैग स्विचेस इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो दूसरे स्विचेस को बता सके कि ये ट्रैफिक कौन से VLAN के डिवाइसेस को फॉरवर्ड करना है। आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें सारी की सारी क्लियर होंगी, ठीक है। तो VLAN का टैग परफॉर्म इसलिए किया जाता है, स्विचेस VLAN का टैग लगाता है कब? जब भी डेटा ट्रंक पोर्ट से फॉरवर्ड करना होता है। क्लियर? और जब भी एक्सेस पोर्ट से ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है तो VLAN का टैग हटाया जाता है। नेक्स्ट थिंग कि VLAN का टैग इसलिए लगाया जाता है ताकि बाकी स्विचेस को ये बता सकें कि ये ट्रैफिक कौन सी VLAN का ट्रैफिक है। इज इट क्लियर? अब मैं कुछ और चीजें यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूं कि देखो, अगर मान लो यहाँ पे VLAN 1 के डिवाइस ने डेटा को करा है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। आप चारों ये चीज ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये अब इन बाकी चीजों का डिस्कशन मैं कल की क्लास में करूंगा, लास्ट थिंग है आज के दिन की। VLAN 1 के डिवाइस ने डेटा करा ब्रॉडकास्ट, तो स्विच 1 अपने सारे पोर्ट से फॉरवर्ड करेगा जो कि VLAN 1 में होंगे, राइट गाइस? और वो कहाँ? ट्रंक पोर्ट पे भी देगा। जब ट्रंक पोर्ट पे देगा तो स्विच 2 ने क्या करा? डेटा को रिसीव करा। तो स्विच 2 ने देखा डेटा के ऊपर टैग किसका लगा? VLAN 1 का। और स्विच ने देखा डेस्टिनेशन मैक क्या? ब्रॉडकास्ट। तो स्विच 2 उन सारे पोर्ट से ब्रॉडकास्ट करेगा जो कि VLAN 1 में होंगे, प्लस अपने ट्रंक पोर्ट पे। तो स्विच 2 के जितने भी पोर्ट VLAN 1 में होंगे सबको तो फॉरवर्ड करेगा ही, साथ में स्विच 2 अपने इस ट्रंक पोर्ट से भी डेटा को फॉरवर्ड करेगा। तो स्विच 3 के पास डेटा आएगा, स्विच 3 अपने सारे पोर्ट से फॉरवर्ड करेगा जो कि VLAN 1 में होंगे, क्योंकि VLAN का टैग लग के आएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? अब लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर मान लो सर हाउ मेनी यूजर्स वी कनेक्ट इन 1 VLAN, भाई एक VLAN के अंदर तुम कितने यूजर कनेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर है, इसकी कोई लिमिटेशन थोड़ी है। अब देखो, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मान लो VLAN 3 के यूजर ने डेटा को कर दिया ब्रॉडकास्ट, बड़े ध्यान से बात समझना, तो ये स्विच 1 डेटा को रिसीव करेगा, वो अपने सारे पोर्ट से डेटा को ब्रॉडकास्ट करेगा जो कि VLAN 3 में होंगे, राइट गाइस? तो मान लो VLAN 3 में और भी पोर्ट से सबको ब्रॉडकास्ट हो गया।
लेकिन स्विच, क्योंकि ब्रॉडकास्टेड ट्रैफिक है तो ट्रंक पोर्ट से भी जाएगा, तो ट्रंक पोर्ट पे फॉरवर्ड करने से पहले स्विच 1 डेटा के ऊपर टैग लगा देगा VLAN 3 का। अब ट्रैफिक ट्रेवल करके कहां गया? स्विच 2 पे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या स्विच 2 के पास VLAN 3 क्रिएटेड है? नहीं, VLAN 1 और VLAN 2 ही तो है। क्या VLAN 3 क्रिएटेड है स्विच 2 पे? नो। तो अब तुम कहोगे सर स्विच 2 अपने यहाँ पे किसी भी पोर्ट पे, क्योंकि उसका कोई भी पोर्ट VLAN 3 में तो है ही नहीं, क्योंकि VLAN 3 बनी ही नहीं हुई स्विच 2 पे, तो आप कहोगे सर स्विच 2 अपने किसी पोर्ट पे फॉरवर्ड तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो ट्रंक पोर्ट से फॉरवर्ड कर देगा स्विच 3 को, और स्विच 3 अपने बाकी VLAN 3 के डिवाइसेस को फॉरवर्ड कर देगा, राइट? आप लोगों के दिमाग में ये इमेज बनी होगी, लेकिन अब मैं क्लियर कर देता हूं। अगर किसी स्विच पे कोई VLAN एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो स्विच उसका ट्रैफिक अपने ट्रंक पोर्ट से भी फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर VLAN 3 इस स्विच 3 पे नहीं है, स्विच 2 पे, तो वो अपने ट्रंक पोर्ट से भी ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो VLAN 3 का ट्रैफिक यहीं पे डिस्कार्ड हो जाएगा स्विच 2 पे, VLAN स्विच 3 पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि VLAN 3 उस स्विच 2 पे चल ही नहीं रही। दोस्तों यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर है? हाँ जी सर। अच्छा, अब इसका प्रैक्टिकली देखो, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? ध्यान से देखना। मैंने इस स्विच 1 के किसी पोर्ट को ट्रंक बना हुआ है। कौन से पोर्ट को ट्रंक बना हुआ है दोस्तों? स्विच 1 के E0/2 पोर्ट को मैंने ट्रंक बना हुआ है, राइट? मैंने मैन्युअली ट्रंक बनाया था ना। देखो कमांड चलाता हूं, इनेबल, हम ऐसे कमांड चला सकते हैं ना, शो इंटरफेस ट्रंक, इससे मेरे को पता चल जाता है कौन से पोर्ट ट्रंक है कौन से नहीं। तो देखो स्विच 1 क्या कह रहा है कि मेरा Ethernet 0/2 पोर्ट ट्रंक है, ठीक है? देखो मैंने मैन्युअली इसको ट्रंक बना दिया, तो सामने राउटर हो चाहे कुछ भी कनेक्ट हो, ट्रंक तो मैं किसी को भी बना दूंगा ना। अब स्विच क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। स्विच कह रहा है VLANs अलाउड ऑन ट्रंक। वो कह रहा है कि मैं अपने इस ट्रंक पोर्ट से सारी VLAN का डेटा भेज सकता हूँ, VLAN 1 से 4094 तक सारी VLAN का डेटा भेजूंगा। लेकिन स्विच क्या कह रहा है, स्विच 1 ये भी कह रहा है VLANs अलाउड एंड एक्टिव इन द मैनेजमेंट डोमेन इज 1 to 3। कह रहा है कि एक तो मेरे स्विच पे मेरे ऊपर कौन कौन सी VLAN चल रही है, एक चल रही है VLAN 1 और एक चल रही है VLAN 3, तो इसलिए मैं इन्हीं VLANs का डेटा इस ट्रंक पोर्ट से फॉरवर्ड करूंगा। देखो शो VLAN ब्रीफ करता हूं, तो स्विच के ऊपर VLAN 3 चल रही है। देखो VLAN 2 है, लेकिन VLAN 2 क्या है, सस्पेंडेड है ना, मैंने शटडाउन करी थी अगर आप लोगों को याद हो। VLAN 27 क्या है, सस्पेंडेड है। तो ये अगर VLAN सस्पेंडेड है तो मतलब ये VLAN एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब मैंने आपको क्या बोला, स्विच ट्रंक पोर्ट से उन्हीं VLAN का डेटा फॉरवर्ड करता है जो VLAN उसमें बनी हुई होती है, क्योंकि VLAN 3 एक्टिव है, VLAN 1 एक्टिव है, तो इन्हीं का डेटा फॉरवर्ड करेगा वो। समझ में आया? अगर देखो मैं अभी यहाँ पे एक VLAN 7 और बनाता हूं, ठीक है? अब ध्यान से देखना आप लोग। अरे यार एक सेकंड रुको, गलत कमांड चल गई। अभी 1-2 मिनट के लिए हैंग कर गया। कंट्रोल शिफ्ट 6। ठीक है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ, ये कमांड चलाओ VLAN 7। मैंने VLAN 7 दोस्तों क्रिएट कर दी। डू शो VLAN ब्रीफ। क्या VLAN 7 क्रिएट हो चुकी है? भले ही VLAN 7 में मैंने कोई पोर्ट नहीं डाला, लेकिन वो VLAN 7 एक्टिव तो है ना। अगर VLAN 7 एक्टिव है और अब मैं ये कमांड चलाता हूं डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो स्विच 1 क्या कहेगा कि मेरा Ethernet 0/2 ट्रंक है, मैं सारी VLAN का डेटा फॉरवर्ड कर सकता हूं, ठीक है? अलाउड तो सारी VLANs है, लेकिन मैं उन्हीं VLANs का डेटा फॉरवर्ड करूंगा जो एक्टिव भी है, और एक्टिव है मेरे पास 137, इसलिए इन्हीं VLANs का ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा। समझ में आया? तो ये जो मैंने आपको सिनेरियो एक्सप्लेन किया, अब यहाँ पे क्या हुआ, स्विच 3 के ऊपर VLAN 3 तो है ही नहीं, तो आप इसके ट्रंक पोर्ट पे स्विच क्या कहेगा कि भाई VLAN 3 है ही नहीं, तो मैं डेटा फॉरवर्ड मैं किसका करूंगा, सिर्फ VLAN 1 और 2 का, तो VLAN 3 का क्या कभी ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा? नहीं। क्या आप चारों लोगों को ये रीजन समझ में आ गया? नलिनी मैम कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, रेहान नो सर। और दीपक? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। अब तुम ये भी कहोगे सर फिर यहाँ पे VLANs अलाउड और यहाँ पे VLANs अलाउड होने का फिर दो अलग अलग स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अभी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा VLAN फिल्टरिंग, तो वहां पे समझ में आएगा ये VLANs अलाउड और ये VLANs अलाउड होने का मतलब क्या है। अभी के लिए अब आप लोग ये मान के चलो कि ये स्विच कह रहा है कि ये सारी VLAN 1 से 4094 तक सबका VLAN का ट्रैफिक मैं अपने पोर्ट से फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है? लेकिन जो जो एक्टिव है मैं सिर्फ उन्हीं का फॉरवर्ड करूंगा। अभी आगे जब हम नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे VLAN
फिल्टरिंग, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, मैं अगर चाहता हूँ VLAN 7 एक्टिव तो है लेकिन मैं उसका डेटा फॉरवर्ड ही नहीं करना चाहता ट्रंक पोर्ट से, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा VLAN अलाउड ऑल बट 7 इज रिस्ट्रिक्टेड। तो इसका मतलब वो VLAN 7 एग्जिस्ट भी करती है स्विच पे, उसका डेटा फॉरवर्ड भी होगा, लेकिन क्योंकि आपने मना कर दिया कि ट्रंक पोर्ट से ना फॉरवर्ड हो, इसलिए यहाँ पे अलाउड में 7 नहीं दिखाई देगा। वो VLAN होती है VLAN फिल्टरिंग, ट्रंक पोर्ट पे कैसे VLAN फिल्टरिंग करनी है वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आप लोगों के लिए बहुत कुछ हो गया आज के लिए। रिकॉर्डिंग